वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का साउंड और साउंड का पार्ट 2 चलेगा हम लोग को, यानी साउंड का आगे का लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चलिए देखते हैं कंसेप्ट साउंड का पार्ट 2 का। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। साउंड मतलब वापस से किसी न किसी सरफेस से टकरा कर जो साउंड वापस आता है, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। वी हैव स्टडीड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने पिछले क्लासेस में मतलब बचपन से बहुत सारे ऐसा क्लास होगा या फिर 7th में 8th में आपने पढ़ा होगा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है तो फॉल करके वापस से रिटर्न बैक हो जाती है, सॉरी बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक जो होती है उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जस्ट लाइक लाइट, जिस प्रकार लाइट उसी प्रकार साउंड कैन आल्सो बी मेड टू चेंज इट्स डायरेक्शन एंड कम बाउंस बैक व्हेन इट फॉल्स ऑन अ हार्ड सरफेस। तो कहते हैं साउंड को भी इस तरह से बनाया जा सकता है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले और वो वापस से किसी सरफेस पे हार्ड सरफेस पे टकरा के वापस से आ जाए। सही है। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यही जो बाउंसिंग बैक होता है, किसका बाउंसिंग बैक? साउंड का, किसी हार्ड सरफेस से टकरा के, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। हार्ड सॉलिड सरफेस आर द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव। जो हार्ड सरफेस होता है, सॉलिड सरफेस होता है, वो सबसे ज्यादा साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल साउंड इज रिफ्लेक्टेड वेल फ्रॉम हार्ड सरफेस लाइक ए वॉल। साउंड जो है हार्ड सरफेस जैसे दीवार वगैरह से ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। मेटल सीट से ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। हार्ड लकड़ी का जो हार्ड सरफेस होता है उससे, क्लिफ चट्टान जो होता है, स्टिप रॉक, स्पेशली एट द एज ऑफ सी, समुद्र के आसपास जो होता है किनारे में, वहां पे जो पत्थर रहता है, क्लिफ जिसको चट्टान कहते हैं, उससे भी टकरा के वो साउंड आता है। सॉफ्ट सरफेस आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। साउंड को अच्छा से रिफ्लेक्ट सॉफ्ट सरफेस नहीं कर पाता है। अब समस्या है सॉफ्ट सरफेस क्या है, जैसे गद्दा, तोशक, तकिया, रजाई, घर में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, समझ रहे हो? ये सब क्या है, साउंड का रिफ्लेक्टर अच्छा नहीं है, ये साउंड को रिफ्लेक्ट ठीक से नहीं करता। अच्छा देखिए ध्यान से, सॉफ्ट सरफेस एब्जॉर्ब साउंड। जो सॉफ्ट सरफेस होता है जैसे कपड़ा हो गया, पेपर हो गया, समझ रहे हैं ना, उसी प्रकार जो बेडशीट हो गया, कुशन हो गया, ये सब गद्दा वगैरह, हमारा बॉडी, ये सब क्या करता है, बॉडी चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड डज नॉट रिक्वायर ए स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ मिरर। ये जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है उसको स्मूथ सरफेस नहीं चाहिए। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन जानते हैं कि स्मूथ सरफेस से होता है, जैसे कि मिरर से, मिरर का सरफेस जो छूते हैं तो स्मूथ रहता है, राइट? तो साउंड को ऐसा सरफेस नहीं चाहिए। वेदर स्मूथ और रफ कुछ हो चलेगा, कोई दिक्कत। साउंड वेव्स आर मच लॉन्गर देन लाइट वेव्स। ये साउंड वेव जो होता है ज्यादा लंबा होता है लाइट वेव से, सो दे रिक्वायर्ड अ मच लार्जर एरिया फॉर रिफ्लेक्शन। इसीलिए इसको रिफ्लेक्शन के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए। साउंड इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम वे एज लाइट। साउंड इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम वे एज लाइट। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसी प्रकार साउंड भी करता है। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ओबेड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये जो लॉ होता है किसका, रिफ्लेक्शन का, लाइट का, ये ओबेड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसमें जो नियम फॉलो होता है, सेम नियम फॉलो कहाँ होता है, साउंड के रिफ्लेक्शन में भी फॉलो होता है। समझ रहे बात को? साउंड के रिफ्लेक्शन में वही नियम फॉलो होता है जो नियम लाइट के रिफ्लेक्शन में फॉलो होता है। चलिए चलिए हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो भाई जिस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसी प्रकार ये भी होता है। कैसे? आप अगर एक पेज दे दीजिएगा तो हम ज्यादा बेहतर समझाने का आपको कष्ट प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहता है, देखिए कंसेप्ट पर देखिए, द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट साउंड वेव है, मतलब जो साउंड वेव गिरता है किसी भी सरफेस पे, गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होता है और उसके बीच में जो नॉर्मल होता है, ये सारा एक ही प्लेन में होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन है और हमारे पास ये हार्ड सरफेस है। क्या है? हार्ड सरफेस मान लेते हैं दीवार है, ठीक है। यहाँ से आया साउंड वेव, आया, ये हार्ड सरफेस है, ये इसको इंसिडेंट साउंड वेव कहेंगे, ठीक है, क्योंकि आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से टकरा के इस तरह से जा रहा है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, ठीक है। और इस दोनों के बीच में एक नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस पे परपेंडिकुलर, सरफेस पे। तो कहता है ये तीनों चीज एक ही प्लेन में है, तो देख रहे हो ना, एक ही प्लेन में है, ठीक है, एक ही तल में होता है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। नॉर्मल से जो एंगल बनता है इंसिडेंट साउंड वेव का, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड साउंड वेव का बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों जो होता है इक्वल होता है, ये दोनों क्या होता है इक्वल तो ये हम कह सकते हैं कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा, यानी जो इंसिडेंट एंगल होगा और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा दोनों इक्वल होगा। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं, बहुत इत्मीनान से देखेंगे। वी विल नाउ डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि रिफ्लेक्शन साउंड का कैसे होता है, ठीक है। वी फिक्स ए ड्राइंग बोर्ड, हम लोग एक बोर्ड ले लेंगे, उसका नाम है डी डैश, वर्टिकली ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर वर्टिकली ले लेंगे। दिस ड्राइंग बोर्ड कट्स एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर साउंड। ये जो ड्राइंग बोर्ड है ये एक्ट करेगा, सॉरी दिस ड्राइंग बोर्ड एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा क्योंकि जो बोर्ड होगा वो हार्ड सरफेस का होगा। यस सर। दो कार्डबोर्ड ट्यूब्स हम T1 और T2 ले लिए, दो कार्डबोर्ड शीट्स T1 और T2 लिए, लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा का और 3 सेंटीमीटर डायमीटर का, ठीक है। आर टेकन एंड केप्ट इन इंक्लाइन पोजीशन, ले लिया गया है और इंक्लाइन पोजीशन में रख दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड के रिस्पेक्ट में। द एंड्स ऑफ कार्डबोर्ड ट्यूब शुड नॉट टच द ड्राइंग बोर्ड, ये जो एंड है कार्डबोर्ड ट्यूब का वो याद रखिए ड्राइंग बोर्ड को टच ना करें। दे शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर ईच फ्रॉम ड्राइंग बोर्ड, ये सब 5 सेंटीमीटर दूर रहेगा ड्राइंग बोर्ड से, ठीक है। वी कीप ए क्लॉक नियर द आउटर एंड ऑफ ट्यूब T1, T1 के पास एक क्लॉक रख लेंगे, घड़ी, ये जो घड़ी होगा टिक टिक करने वाला हो, क्लॉक मेक्स ए टिकिंग साउंड, ऐसा घड़ी लेंगे जो टिक टिक करता हो, ठीक है। द साउंड वेव्स ऑफ टिकिंग ऑफ क्लॉक पास थ्रू द ट्यूब T1, अब ट्यूब T1 से साउंड जो है पास करेगा घड़ी का, टू गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ड्राइंग बोर्ड, अब वो जो है ड्राइंग बोर्ड से रिफ्लेक्टेड होने के लिए एट पॉइंट O पे एंड फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ड्राइंग बोर्ड O पॉइंट से, फिर एंटर करेगा ट्यूब T2 में, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो T2 ट्यूब है ना, T2 ट्यूब है उसके पास अपना कान लगा देंगे एंड ट्राई टू हियर द टिकिंग साउंड, और घड़ी के जो टिकिंग साउंड है उसको सुनने का प्रयास करेंगे। वी एडजस्ट द एंगल ऑफ T2, भाई T2 के एंगल को ऐसे एडजस्ट करिए विद रिस्पेक्ट टू ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड के रिस्पेक्ट में, टिल द साउंड ऑफ टिकिंग ऑफ क्लॉक हर्ड बाय अस बिकम लाउडेस्ट, ताकि हम लोग का टिकिंग का साउंड जो है सबसे ज्यादा आ सके, सबसे ज्यादा आ सके, सही बात है। देखिए देखिए यही सेटअप है हमारा, इस सेटअप में देखिए कितना खूबसूरत से दिखाया गया है ढंग से। ये डी डैश एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं एक एक क्लॉक है, पाइप ले लिया, T1 पाइप है, ये T2 पाइप है, और इस तरीका से एडजस्ट किया, देखो T1 की फेस पे रख दिया घड़ी टिकिंग साउंड का, और T2 के पास क्या लगा दिया कान। अब यहाँ से साउंड निकला टिकिंग का, इससे जाएगा यहाँ से टकरा के वापस से आएगा, ठीक है। और इसको हम आगे पीछे करते रहेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे ताकि लाउडेस्ट साउंड मिले, और ये नॉर्मल है, सही है। चलिए एक नॉर्मल हम ON ड्रॉ कर लिए, ON देख रहे हो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है ड्राइंग बोर्ड के, एंड मेजर द एंगल AON, अब AON मेजर किया तो एंगल आई हो गया, और NOB एंगल आर हो गया। तो आप देखिएगा कि T2 जो है ईयर थ्रू द T2 कहता है व्हेन द टिकिंग साउंड ऑफ क्लॉक हियर्ड बाय आवर ईयर थ्रू द T2 ट्यूब T2 इज लाउडेस्ट, जब लाउडेस्ट होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है। इसका मतलब मोर ओवर हम कह सकते हैं इंसिडेंट साउंड वेव और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव जो होता है OB और ON, और एंड नॉर्मल, और नॉर्मल क्या है AO इंसिडेंट साउंड वेव, OB देखो AO इंसिडेंट साउंड वेव है आ रहा है, OB देखो जा रहा है रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, और ON नॉर्मल है, ये सारे जो है एक ही प्लेन में रहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से क्या कह सकते हैं कि साउंड भी ऑबे करता है वही लॉ जो लाइट करता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड के रिफ्लेक्शन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एप्लीकेशन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूटिलाइज इन वर्किंग ऑफ डिवाइसेस, कहते हैं बहुत सारा ऐसा हमारे पास यंत्र तंत्र है जिस यंत्र का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसी के कंसेप्ट पे, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एप्लीकेशन उसमें यूज किया जाता है, जैसे कि मेगाफोन, बल्ब हॉर्न, स्टेथोस्कोप, साउंड बोर्ड, ऑल these devices involve multiple reflections of sound, जितने भी ये डिवाइस हैं इनके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड होते हैं, मतलब साउंड इनके अंदर एक ही बार रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बहुत बार करता है। वी विल नॉट डिस्क्राइब, सारे डिवाइस को हम लोग डिटेल में देखेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं मेगाफोन से और बल्ब हॉर्न से। द डिवाइसेस लाइक मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रम्पेट्स एंड शहनाई, भाई ये जो डिवाइस होता है जैसे मेगाफोन हो या बल्ब हॉर्न हो या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ट्रम्प्स, चिग्गार, हाथी का चिग्गार का जैसे टेस्ट है जो शहनाई होता है उस तरह का ट्रम्पेट होता है, ट्रम्पेट जो है IPL का ट्यून सुने हो, IPL का ट्यून तो जो ट्रम्प म्यूजिक है वो ट्रम्पेट से ही बजाया गया है, ठीक है? हाथी का चिग्गार टाइप का आवाज आएगा उसमें। शहनाई,
आर ऑल डिजाइन टू सेंड साउंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये सब का डिजाइन इसलिए किया जाता है ऐसा कि वो एक ही खास दिशा में जो है साउंड को एग्जिट करे, है ना, खास दिशा में साउंड को इमिट करे, ठीक है, विदाउट स्प्रेडिंग ऑल अराउंड। वो नहीं चाहता है कि चारों तरफ फैले, ठीक है ना, समझ बात को। ऑल these devices and musical instrument have a funnel shaped tube। भाई ऐसा जो डिवाइस होगा जैसे मेगाफोन, बल्ब हॉर्न, ट्रम्पेट, शहनाई, ये सब एक ही खास दिशा में अगर साउंड को भेजेगा तो इसका भाई बनावट भी उस प्रकार का होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ऐसा जो है डिजाइन किया जाता है फनल से, फनल मतलब होता है टीप की तरह, फनल शेप मतलब देखो इस तरह का है, एक कोण की तरह होता है। फनल मतलब कोण, फनल मतलब इस तरह कोण कह सकते हो, लेकिन कोण नहीं होता है। मिट्टी तेल वगैरह डालने के लिए या फिर देखते हो किराना स्टोर में ऑयल डालने के लिए जो टिप का इस्तेमाल करता है, उसी शेप का होता है। which reflect sound waves repeatedly। ये सब डिवाइस इस तरह का होता है फनल शेप, जो क्या करता है बराबर लगातार रूप से साउंड वेव को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। मतलब उसके अंदर ऐसा बना हुआ है स्ट्रक्चर कि वो साउंड एक बार बोलोगे तो बार बार रिफ्लेक्ट करके निकलेगा। ये तो लाउड स्पीकर जैसे कह सकते हो, लाउड स्पीकर शादी ब्याह में बजता है तो जैसे तुम्हारे तरफ लगा दिया तो तुम बहुत इरिटेट हो जाओगे, क्यों, क्योंकि साउंड एक ही बार उससे निकलता है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है और साउंड दूर तक जाता है इसी खास डायरेक्शन में। इसलिए देखो जो लाउड स्पीकर लगाता है शादी ब्याह में, वो चारों डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में दूर तक जाए, इधर दूर से जाए, इधर से दूर से जाए, इधर दूर जाए। कोई एक डायरेक्शन में लगाएगा तो उधर का लोग भुगतेगा, है ना, समझ बात को। आइए, most of the sound waves produced go in the forward direction। मतलब फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर ही जाएगा, पीछे नहीं जाता है। टुवर्ड्स द ऑडियंस, जिधर ऑडियंस है, जिधर श्रोता है, जिधर सुनने वाले लोग हैं, उधर जाता है। ड्यूरिंग सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक रिफ्लेक्शन होते रहता है। तो एम्पलीट्यूड जो है साउंड वेव का एड्स अप, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है उसमें जो पावर है साउंड वेव का वो एड अप होने लगता है, ड्यू टू विच लाउडनेस साउंड का इंक्रीज, जिसकी वजह से लाउडनेस जो है, वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। समझ बात को। अच्छा, मेगाफोन एक लार्ज कोन शेप्ड फनल शेप्ड डिवाइस होता है फॉर एम्पलीफाइंग एंड डायरेक्टिंग द वॉइस ऑफ ए पर्सन हु स्पीक्स इनटू इट। मेगाफोन एक बड़ा कोन की तरह फनल शेप की तरह डिवाइस होता है जो एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाता है और डायरेक्ट करता है वॉइस को, किसके वॉइस को, पर्सन के वॉइस को जो उसमें बोलता है। फिगर 36 में आप देख सकते हैं, यही आपका मेगाफोन है जो पुलिस लोग रखते हैं और कहते हैं जल्दी खाली करो, समझ बात को, वही बात है। आई, ए मेगाफोन इज आल्सो नोन एज लाउड हेलर। मेगाफोन को हम लाउड हेलर भी कहते हैं और इसको स्पीकिंग ट्यूब भी कहते हैं। मेगाफोन इज यूज्ड टू एड्रेस ए स्मॉल गैदरिंग ऑफ पीपल एट प्लेसेस लाइक टूरिस्ट स्पॉट। मेगाफोन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ पर छोटा मोटा भीड़ होता है, उस भीड़ को हम लोग ठीक करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट वगैरह जहाँ पे यात्रीगण पर्यटक लोग जो होते हैं उस जगह जहाँ आते हैं वहाँ पे, मेला में, मार्केट प्लेस में, जैसे कुंभ मेला तुम लोग गए होगे तो वहाँ पर देखा होगा कोई पुलिस जो है इस तरह के रखे हुए, अगर दगवार भीड़ मत लगाइए, साइड हो जाइए, आप लोग जो है ठीक से स्नान करके आराम से निकलते रहिए, है ना, इस तरह के बोला जाता है। वहाँ छोटा सा जगह पर आदमी सुन ले। ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन, या डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है किसी चीज को बताया जाता है तो उसमें भी यूज किया जाता है। वन इंड ऑफ मेगाफोन ट्यूब इज नैरो, एक इंच पतला होता है, एंड अदर इंच क्वाइट वाइड, और दूसरा इंच उतना ही चौड़ा होता है। व्हेन अ पर्सन स्पीक्स इनटू द नैरो इंड ऑफ मेगाफोन, मेगाफोन के नैरो इंड में जब पर्सन बोलता है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय हिज वॉइस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। तो जो साउंड वेव होता है, जो साउंड वेव होता है, when a person speaks into the narrow end of megaphone, जब कोई पर्सन बोलता है नैरो इंड में, साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय दिस वॉइस, तो उसके आवाज से जो साउंड वेव क्रिएट होता है, आर प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग, तो वो चारों तरफ फैलता नहीं है सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के द्वारा, फ्रॉम द वाइडर इंड ऑफ मेगाफोन ट्यूब, जो कहाँ से होता है, वाइडर चौला इंड जो है मेगाफोन का, वहां से सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता है, तो एक ही डायरेक्शन में क्या जाता है, साउंड चारों तरफ फैलता नहीं है। ड्यू टू दिस साउंड वेव्स जो है वॉइस पर्सन का दूर तक भी सुना जा सकता है। मेगाफोन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मेगाफोन किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो मेगाफोन में हम कह सकते हैं साउंड बार बार रिफ्लेक्ट करके बाहर निकलता है। बल्ब हॉर्न, बल्ब हॉर्न का मतलब होता है, जानते हो मोटरसाइकिल वगैरह में लगा रहता है। बल्ब हॉर्न इज कोन शेप्ड विथ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर सिग्नलिंग द बाइक, है, सिग्नलिंग करने के लिए होता है, बाइसिकल, कार्स या बस वगैरह में सिग्नल के लिए यूज करते हैं, ट्रक वगैरह, बोट वगैरह। बल्ब हॉर्न ना डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन का होता है। एक डिजाइन जो बल्ब हॉर्न का आपको फिगर 37 में दिखाया गया है, ये बल्ब हॉर्न है, ठीक है। अब देखिए कहता है, दिस बल्ब हॉर्न कंसिस्ट ऑफ कोन शेप, इस बल्ब हॉर्न में कोन शेप होता है, बेंट मेटल ट्यूब, इसमें क्या होता है, मुड़ा हुआ मेटल का ट्यूब है ये, ठीक है। हॉलो रबर बल्ब एट द नैरो एंड, और पतला इन पर एक बल्ब लगा है, बल्ब रबर का। व्हेन द रबर बल्ब इज प्रेस, जब रबर बल्ब को प्रेस करोगे, एयर इज फोर्स्ड आउट, तो इसमें जो एयर भरा रहता है वो
ताकत से बाहर निकलता ट्यूब मेकिंग ए लाउड साउंड, तो ज्यादा साउंड होता है, जस्ट लाइक मेगाफोन, मेगाफोन की तरह, क्योंकि जो कम साउंड निकला उसको क्या किया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बढ़ा दिया एम्पलीट्यूड उसका। तो बल्ब हॉर्न भी काम करता है किस सिद्धांत पे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब हम लोग आते हैं आला, जो स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज बाय डॉक्टर फॉर लिसनिंग टू द साउंड प्रोड्यूस्ड विद इन द ह्यूमन बॉडी। इसका इस्तेमाल कौन करते हैं, डॉक्टर साहब करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं, सुनने के लिए करते हैं, किसका, साउंड का, विद इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर के अंदर, मेनली द हार्ट का और लंग्स का, ठीक है। स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। स्टेथोस्कोप में 3 पार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। पहला होता है चेस्ट पीस, क्या होता है, विच कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राग्राम इट्स बॉटम, जो क्या करता है, उसके बॉटम पे एक डायफ्राग्राम लगा होता है, ठीक है, इसको चेस्ट पीस कहते हैं। डायफ्राग्राम एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट, जो डायफ्राग्राम का काम क्या है, वो जो हार्ट का साउंड होता है उसको एम्पलीफाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है, यानी जब उससे सुनोगे तो धक धक का आवाज तुमको ज्यादा सुनाई देगा। बात सही है, चलिए। 2 ईयर पीसेस, अब है 2 ईयर पीसेस विच आर मेड ऑफ मेटल ट्यूब, जो मेटल ट्यूब का बना है, 2 ईयर पीस यानी 2 कान में लगाने वाला, ये मेटल का बना होता है। दीज आर पुट बाय द डॉक्टर्स इनटू हिज ईयर्स, वो क्या करता है, डॉक्टर लोग कान में अपना लगाता है। ए रबर ट्यूब विच जॉइंस द चेस्ट पीस टू द ईयर पीस, एक रबर पीस होता है जो चेस्ट पीस को और किसको, ईयर पीस को कनेक्ट करता है। रबर ट्यूब ट्रांसमिट्स द साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस टू द ईयर पीसेस। रबर पीस जो क्या रबर लगा है, ये क्या करता है, रबर ट्यूब डायफ्राग्राम से जो सुनते हैं साउंड को, सॉरी उसको कान तक पहुंचाता है, हाँ सही बात है, डायफ्राग्राम से सुनते हैं जो, उसको कान तक पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसमिट करता है साउंड को। डॉक्टर पुट्स द ईयरपीस ऑफ a stethoscope into his ears and places the chest piece over the part of the patient body। डॉक्टर ने क्या किया, कान में ईयरपीस लगा दिया और डायफ्राग्राम यानी चेस्ट पीस को कहाँ लगा दिया, पार्ट पे लगा दिया जिसका वो वॉइस सुनना चाहता है, जैसे हार्ट पे, जिसको वो एग्जामिन करना चाहता है यानी पता लगाना चाहता है। द साउंड ऑफ हार्ट बीट्स और लंग्स रीचेस द डॉक्टर्स ईयर, जो साउंड है हार्ट बीट का या लंग्स का, वो डॉक्टर के कानों तक पहुंचता है, बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके साउंड का। देख रहे हैं आप, डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं एक बेबी को स्टेथोस्कोप से, राइट, देख रहे हैं ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, खट 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 रिफ्लेक्शन होके किससे, रबर ट्यूब से जा रहा है। साउंड वेव्स रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ द स्टेथोस्कोप ट्यूब, है ना। देखिए डॉक्टर साहब बच्चा का चेक कर रहे हैं, बच्चा ठीक हो जाएगा। आइए, waves through the stethoscope tube, waves through the stethoscope tube, thus a stethoscope works on the principle of multiple reflection of sound, ये भी multiple reflection of sound के प्रिंसिपल पे काम करता है। साउंड बोर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा, साउंड बोर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा। इन ए बिग, बड़ा हॉल में साउंड कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स, बड़ा बड़ा जब सिनेमा हॉल या बहुत बड़ा बड़ा हॉल होता है, उसमें जो साउंड अगर बोलेगा तो दीवार वगैरह क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उसका दीवार, सीलिंग, फ्लोर, सीट्स, ये सब इवन क्लॉथ का बना होता है ना। पीपल सिटिंग इनसाइड, जो लोग अंदर बैठे होते हैं, दिस लीड्स, उसके जो लोग अंदर बैठे होते हैं वो भी कपड़ा पहने होते हैं और कपड़ा सॉफ्ट होता है, साउंड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। दिस लीड्स टू मच एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड ड्यू टू व्हिच द स्पीच कैन नॉट बी हियर्ड क्लियरली। तो कहता है कभी कभी देखते हो वहां पर लोग बोल रहा है तो पीछे के लोग को सुनाई नहीं देता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज वहां पर सॉफ्ट है जो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग ए साउंड बोर्ड, तो भाई इस प्रॉब्लम को हम खत्म कर सकते हैं साउंड बोर्ड का यूज करके। साउंड बोर्ड रिफ्लेक्ट करता है साउंड को, है ना, और हेल्प करता है स्प्रेड साउंड इवनली इन बिग हॉल, और साउंड को फैलाने में मदद करता है। साउंड बोर्ड इज ए कनकेव बोर्ड, साउंड बोर्ड क्या होता है, कनकेव होता है। कनकेव मतलब एक तरफ उसका जो होता है इस तरह का शेप होता है कनकेव से, एक तरफ उसका उबड़ा होता है और एक तरफ जो है नॉर्मल मतलब झुका होता है, बेंट के होता है, ठीक है। which is placed behind the speaker's large halls or auditorium so that his speech can be heard easily by the person। वो क्या होता है, जो स्पीकर बोलता है ना उसके जस्ट पीछे लगा दिया जाता है, क्या कर लगा दिया जाता है, पीछे, है ना। which is placed behind the speaker in the large hall, बड़े बड़े हॉल में, ऑडिटोरियम्स वगैरह में, ताकि स्पीच जो है heard easily even by the person sitting at the considerable distance, अच्छा खासा दूरी पर भी लोग उसको सुनाई दे। the sound board work as follow, साउंड बोर्ड कैसे काम करता है, the speaker is made to stand at the focus of concave sound board, स्पीकर जो है उसका कनकेव जो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 10 में, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक ना। उसमें ये समझ लो कि ये कनकेव जो बॉडी है, ये कनकेव पार्ट जो है, इस पार्ट में जो ये पार्ट होता है, ये इसका फोकस कहलाता है। फोकस कहलाता है मतलब क्या, कि अगर हम मान लो कि टॉर्च से रोशनी डालोगे तो ये रिफ्लेक्शन तो करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर क्या होगा, या फिर साउंड का रिफ्लेक्शन जो होगा, रिफ्लेक्शन के बाद सारा एक पॉइंट पे आके मिलेगा, या अगर यहाँ से बोलेगा तो ये पीछे जाके रिफ्लेक्ट करेगा और स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा।
द कनकेव सरफेस ऑफ साउंडबोर्ड रिफ्लेक्ट द साउंड वेव्स ऑफ स्पीकर्स टुवर्ड्स द ऑडियंस। यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ बोला, इसके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि सामने बोलेगा यहाँ पर्सन है, ऑडियंस है। यहाँ पर क्या है, पर्सन इज सिटिंग इन द बिग हॉल। यहाँ पर बोल रहा है ऑडी, कौन, स्पीकर। कौन बोल रहा है, स्पीकर। स्पीकर यहाँ बोला, इसका वॉइस निकला, यहाँ साउंड बोर्ड लगा हुआ है, कर्व साउंड बोर्ड एक्ट करता है रिफ्लेक्ट की तरह। इसके बाद यहाँ टकरा के सीधा चला गया, तो सीधा कौन है बैठल, ऑडियंस। ऑडियंस सुन ली, राइट। और क्या करता है, फैलने से रोकता है, पीछे फैलने से रोकता है अलग अलग डायरेक्शन। ड्यू टू दिस साउंड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है हॉल में, और जो पर्सन बैक में भी बैठा है वो आसानी से सुन सकता है। साउंड बोर्ड भी वर्क करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आप देख सकते हैं इस तरह का, मान लीजिए म्यूजिकल कंसर्ट वगैरह होता है, तो वहाँ पे यहाँ म्यूजिक रखा है, ऊपर में लगा दिया जाता है कनकेव सरफेस, ताकि क्या होता है, यहाँ से म्यूजिक निकला, टकराया, और टकराने के इधर ऑडियंस है ना। ओपेरा वगैरह जो म्यूजिक होता है वो सब में यूज होता है। कर्व्ड साउंड बोर्ड केप्ट बिहाइंड द स्पीकर ऑन द स्टेज ऑफ बिग हॉल रिफ्लेक्ट साउंड वेव्स टुवर्ड्स द ऑडियंस सिटिंग इन द हॉल। सही बात है। कर्व सेलिंग जो है कंसर्ट हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, सिनेमा हॉल में भी यूज होता है ना। वेव्स डाउन ऑन द ऑडियंस सिटिंग ऑन, होता है कि डाउन जो ऊपर से नीचे की तरफ ऑडियंस पे आगे फॉल हो। सेलिंग जो होता है कंसर्ट हॉल का, सेलिंग मतलब छत, कॉन्फ्रेंस हॉल का और सिनेमा हॉल का, ये सब कर्व बना होता है, सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ताकि साउंड जो रिफ्लेक्शन के बाद सेलिंग से रीच पहुंचे सारे पार्ट्स में हॉल का। ये दिखाया गया फिगर 41 में। कर्व सेलिंग एक्चुअली एक्ट करता है लार्ज कनकेव साउंड बोर्ड की तरह। ये जो ऊपर का देखते हो सिनेमा हॉल में, ऊपर का जो सरफेस होता है कर्व बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि कर्व फेसिंग से क्या होता है, ये एक साउंड बोर्ड की तरह ट्रीट करता है और रिफ्लेक्ट करता है साउंड को ऑडियंस के ऊपर जो बैठे होते हैं हॉल में। रिफ्लेक्शन जो है साउंड का प्रोड्यूस करता है इको। अब पता है लगातार बार बार रिफ्लेक्शन अगर साउंड का होता है, आवाज टकराता है, तो उससे इसको क्या इको भी जो है जनरेट होता है। इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। इसको गूंज कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इकोस। ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं इको। क्या देखने जा रहे हैं, इको। ध्यान से देखिएगा, देखिए इको को देखते हैं। इको मतलब होता है गूंज। इफ वी स्टैंड इन अ कॉर्नर ऑफ ए बिग एम्प्टी हॉल, खाली हॉल के अंदर हम एक कोना में खड़े हैं, और साउट द वर्ड, और हम चिल्लाए हेलो। क्या चिल्लाए, हेलो। वी विल हियर द वर्ड, हम लोग हेलो सुनाई देगा, कमिंग फ्रॉम द एम्प्टी हॉल इन फॉर्म ऑफ एन इको। तो खाली हॉल में इको के रूप में सुनाई देगा हेलो। ए लिटिल लेटर, थोड़ा देर बाद सुनाई देगा, बात सही है। इट अपीयर्स एज इफ द हॉल इज रिपीटिंग आवर हेलो, ऐसा महसूस होगा कि हॉल भी हमारा हेलो को रिपीट कर रहा है। दिस हैपेंस बिकॉज द साउंड ऑफ आवर हेलो इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द हॉल। ऐसा महसूस होगा कि मान लो कि जो दीवार है उसका वॉल क्या करता है, साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड दिस रिफ्लेक्टेड साउंड फॉर्म्स द इको, और यही रिफ्लेक्टेड साउंड इको फॉर्म करता है, जो हेलो के रूप में हमको सुनाई दिया एम्प्टी हॉल में। सही बात है, सुनिएगा। We can now say that, अब हम कह सकते हैं कि repetition of sound caused by the reflection of sound waves is called an echo। ये जो repetition होता है साउंड का, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन के साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से, इसी को इको कहते हैं। व्हेन अ पर्सन शाउट्स इन अ बिग एम्प्टी हॉल, जब खाली बड़े से हॉल में कोई चिल्लाता है, हम लोग हियर करते हैं उसका पहले ओरिजिनल वॉइस, आफ्टर लिटिल लेटर, उसके बाद उसका चिल्लाहट का साउंड रिफ्लेक्ट होता है। दिस रिफ्लेक्टेड साउंड उसको इको कहते हैं। पहले तो सुनोगे उसका रियल वॉइस, उसके बाद कुछ देर बाद क्या आएगा, इको। व्हेन वी हियर एन इको, जब हम इको सुनते हैं तो एक्चुअली हम लोग रिफ्लेक्टेड साउंड को सुन रहे हैं। शॉर्ट व्हाइल आफ्टर द ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल साउंड के थोड़ा देर बाद। Thus, echo is simply a reflected sound. Echo कुछ नहीं बस एक reflected sound है. And echo is heard when the sound is reflected from a hard surface such as tall brick wall or a cliff. Echo तब सुना देता है जब सरफेस क्या हो, हार्ड हो, चाहे टॉल ब्रिक हो, ईटा का बड़ा बड़ा दीवार हो, या चट्टान हो। सॉफ्ट सरफेस टेंड्स टू ऑब्जर्व साउंड, सॉफ्ट सरफेस साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है, तो वहाँ पे इको नहीं होगा। वी नो दैट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 20 डिग्री सेल्सियस 344 मीटर पर सेकेंड। साउंड का स्पीड एयर में, यानी हम लोग जो बोल रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा तो 344 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी एक सेकेंड में 344 मीटर चला जाता है। So if we shout at wall from 344 meter away, the sound takes 1 second to reach the wall. तो सोचो कि अगर हम यहाँ हैं और हमसे कितना दूर पर, 344 मीटर की दूरी पर अगर एक दीवार खड़ा है, तो हम यहाँ से बोले तो पक्का एक सेकंड बाद, क्योंकि पर सेकंड है तो एक सेकंड बाद वो इको सुनाई देगा। The sound reflects the wall and takes another 1 second to return to us. अब देखो हम बोले तो मेरा साउंड वहां तक कितना देर में जाएगा, एक सेकंड में, और फिर वो रिफ्लेक्ट करके मेरे पास कितना देर में आएगा, एक सेकंड। एक सेकंड में ना, वहां दीवार से मेरे पास एक सेकंड, मेरे से दीवार के पास एक सेकंड, तो टोटल कितना हो गया, 2 सेकंड। ऐसे बोलना है, मेरे से दीवार के पास एक सेकंड लगेगा और दीवार से फिर आएगा मेरे पास एक सेकंड, कितना हुआ, 2 सेकंड। तो वी हियर इको, हम इको कब सुनेंगे, 2 सेकंड
जब हम चिल्लाएंगे तो। Yes, sir. अब हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्या सुनने के लिए, इको सुनने के लिए क्लियरली। देखिए कैलकुलेशन करते हैं मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट, साइंटिस्ट के द्वारा एस्टिमेट किया गया दैट इफ टू साउंड्स रीच आवर ईयर्स, अगर दो साउंड हमारे कान तक पहुंचता है कितना इंटरवल में, 1/10 ऑफ ए सेकंड, एक सेकंड का 10वां भाग में पहुंचता है, यानी एक सेकंड को 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। Yes, sir. देन वी कैन नॉट हियर देम एज सेपरेट साउंड, तो उसको हम लोग सेपरेट साउंड के रूप में हियर नहीं कर सकते। अगर दो साउंड हमारे कानों तक 1/10 ऑफ ए सेकंड में पहुंचता है तो हम लोग अलग अलग आवाज नहीं सुन पाएंगे। दे अपीयर टू बी जस्ट वन, वो एक ही साउंड की तरह ट्रीट करेगा। द ह्यूमन ईयर कैन हियर टू साउंड सेपरेटली ओनली इफ देयर इज टाइम इंटरवल, कहता है ह्यूमन ह्यूमन हियर दो साउंड को अलग अलग सुन सकता है तभी जब टाइम इंटरवल हो। एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि हम लोग बैठे हैं एक साथ और 3-4 लोग एक ही साथ बोलने लगते हैं, तो हम किसी एक ही का आवाज सुन पाते हैं, दूसरे को कहते हैं तुम चुप रहो या थोड़ा देर बाद बोलो, क्यों, क्योंकि एक ही साथ हम सब साउंड नहीं सुन सकते। 1/10 ऑफ द सेकेंड और मोर बिटवीन द टू साउंड, मतलब 1/10 सेकेंड से ज्यादा टाइमिंग गैप होना चाहिए। दिस मीन्स वी कैन हियर द ओरिजिनल साउंड, हम लोग ओरिजिनल साउंड सुन सकते हैं और रिफ्लेक्टेड साउंड सुन सकते हैं, ये ओनली इफ तब इज ए टाइम इंटरवल कितना होना, कम से कम 1/10 सेकंड का गैप होना चाहिए, यानी 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए उनके लिए, ठीक है। अब नाउ नोइंग द मिनिमम टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर एन इको, अच्छा इको का सुनने का जो मिनिमम हम इंटरवल जान जाएंगे, हियर करेंगे और स्पीड जो है साउंड एयर में जान जाएंगे, तो हम लोग मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जो कि नेसेसरी है इको सुनने के लिए। चलिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस टेबल अपन टाइम टेकन, स्पीड साउंड का कितना है 344, डिस्टेंस टेबल तो पता लेकिन टाइम टेकन पका है, यानी 0.1 सेकंड, फार्मूला में डालेंगे निकल जाएगा कितना 334.4 मीटर, ठीक है 34.4 मीटर, ठीक है ना। Yes, sir. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इन 1/10 ऑफ ए सेकंड इज 34.4 मीटर, मतलब 1/10 यानी 0.1 सेकंड में, है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है साउंड 4 मीटर। बट दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल बाय साउंड इन गोइंग फ्रॉम अस, लेकिन ये डिस्टेंस कौन है, हमसे जाने में है, मेरे से जाने का डिस्टेंस है सोर्स ऑफ साउंड से टू द साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक, दीवार तक, हमसे कहां तक जाने में है, दीवार तक जाने में 34.4 मीटर लग रहा है 1/10 ऑफ ए सेकंड, ठीक है। एंड देन कमिंग बैक टू अस, फिर ना हमारे पास आएगा। सो आवर डिस्टेंस, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, दुगुना हो जाएगा ना, डिस्टेंस जुड़ जाता है ना। अच्छा तो साउंड सुनने में हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा होगा, क्यों, टू हियर एन इको, इको कितना होना चाहिए, इको सुनने के लिए वी शुड बी हाफ ऑफ 34.4 मीटर विच इज इतना होना चाहिए, क्योंकि 1/10 के गैप होना चाहिए, तो गैप कब होगा, क्या टाइम गैप करना है ना, तो उसके आधा पर आना चाहिए, तो आधा पर अगर आएंगे तो सुन जाएंगे, मतलब 34.4 मीटर के आधा पर आएंगे 17.2 मीटर पर आएंगे, तो टू हियर एन इको शुड बी हाफ ऑफ 34.4 मीटर, है ना। इसे क्या कह सकते हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस है साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इको सुनने के लिए वो 17.2 मीटर होना चाहिए। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू हियर एन इको, अगर आप इको सुनना चाहते हैं चिल्लाने के बाद हम अपने साउंड का, तो हम लोग को कम से कम 17.2 मीटर अवे फ्रॉम अ साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा उसे 17.2 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए, है ना। ये दिखाया गया 42 फिगर, देखिए ध्यान से, मैन साउंड प्रोड्यूसेस साउंड, इंसान चिल्लाया साउंड गया, ओरिजिनल साउंड था, साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्ट हुआ फिर आया, रिफ्लेक्टेड साउंड है जो इको प्रोड्यूस करेगा, ये साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, साउंड रिफ्लेक्ट करेगा 17.2 मीटर, समझ में आया, कोई दिक्कत। हम लोग क्या कह सकते हैं कि साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है 17.2 मीटर अवे फ्रॉम अस, बट द साउंड हैज टू ट्रेवल, लेकिन साउंड कितना ट्रेवल किया, एक दो बार, यानी सब 17.2 30.4 मीटर टू प्रोड्यूस एन इको in going from us to ball and 17.2 meter in coming from ball to us after reflection. Please note that 17.2 meter from a sound reflecting surface the minimum distance to hear an echo. ये minimum distance है ना। echo in air में at a temperature of 20 डिग्री सेल्सियस, this distance will change, ये distance और टेम्प हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। एक्चुअली ये स्पीड जो है साउंड का एयर में बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, स्पीड साउंड का बढ़ेगा, गर्मी में आवाज दूर तक जाएगा, है ना, और ठंडा में आवाज दब जाएगा, सही बात है। तो स्पीड जो है साउंड का एयर में वो ज्यादा होगा हॉट डे में, ठीक है, स्पीड जो है साउंड का ज्यादा होगा हॉट डे में, देयरफॉर इको जो है सुना जाएगा जल्दी हॉट डे में, कोल्ड डे के बजाय इको जल्दी ना पहुंचेगा। वी हैव जस्ट सेड क्या 17.2 मीटर फ्रॉम अ साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको,
और एको सुनने के लिए सबसे कम डिस्टेंस कितना है, 17.2 है ना। yes sir We will also hear an echo with the distance is more than, हाँ तो 17.2 मीटर से दूर अगर होगा तभी हम सुन सकते हैं, बट नो इको कैन बी हियर्ड व्हेन डिस्टेंस ऑफ द साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज लेस देन 17.2। अगर 17.2 से कम रहेगा तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे, अगर 17.2 से ज्यादा रहेगा हम लोग सुन लेंगे, राइट। yes When we are at distance of less than 17.2 meter from a sound reflecting surface, then we will hear original sound and reflected sound as one। तो हम लोग ओरिजिनल साउंड भी और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों को एक ही जैसा हम लोग सुने, इको प्रोड्यूस नहीं होगा, सही बात है। yes If there are several reflecting surface, अगर बहुत सारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, then multiple reflection of sound takes place, तो बहुत सारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होगा, and hence several echoes may be heard, तो और ज्यादा इको भी सुनाए। एग्जांपल, rolling of thunder is due to multiple reflection of sound, जब ठनका ठनकता है ना, yes sir तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड का होता है फ्रॉम नंबर ऑफ थंडर फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि बहुत सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जैसे क्लाउड, लैंड, ये सब होता है ना। प्लीज नोट दैट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस 17.2 मीटर टू हियर एन इको। इको सुनने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 17.2 मीटर। व्हेन द साउंड ट्रेवल्स इन एयर, जब साउंड कब ट्रैवल कहाँ ट्रैवल करता है, एयर में। बट व्हेन द साउंड ट्रेवल्स इन वाटर, तो वाटर में मिनिमम डिस्टेंस जो होता है हियरिंग करने के लिए इको का, वो है ना डिफरेंट होता है। क्या होता है, अगर साउंड जो है वाटर का 1500 मीटर पर सेकंड लेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाता है, 75 मीटर होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस जो डाइवर फॉर एन अंडर वाटर रॉक टू हियर, तो अंदर में जो डाइवर होता है गोताखोर, वो अगर सुनता है तो उसके लिए कितना होना चाहिए, 75 मीटर होना चाहिए, सही बात है। आगे कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ इको बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। ये क्या करता है, इससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इको, इको को फॉर्म करके, है ना, किसके द्वारा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के द्वारा, साउंड वेव्स के द्वारा। इसका यूज किया जाता है मेजर, क्या मेजर करने का, डेप्थ, गहराई, किसका, सी का, सी का गहराई, और ओशन का गहराई मेजर करना है आपको, तो क्या करता है, इको किया जाता है साउंड को, और साउंड कहाँ जाता है, नीचे जाके क्लिप से टकराता है, और क्लिप से टकरा के आ जाता है वापस, तो डेप्थ पता चल जाता है कि कितना डिस्टेंस पे साउंड, कितना डिस्टेंस पे और गहरा है क्लिप, राइट। yes sir लोकेट द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट लाइक सोल ऑफ फिश, मछली का जो कंकाल होता है उस सबको जो है लोकेट करने के लिए ऐसा होता है शिपरेक्स, यानी समुद्र का जो जहाज वगैरह होता है टूट फूट जाता है तो उसको देखने के लिए, सबमरीन्स को पता लगाने के लिए, सी रॉक्स, समुद्र के अंदर रॉक्स है उसको पता लगाने के लिए, एंड हिडन आइसबर्ग इन द सी, और समुद्र के अंदर जो छुपा छुपा आइसबर्ग होते हैं, मतलब बर्फ के चट्टान होते हैं, उसको पता करने के लिए, एंड टू इन्वेस्टिगेट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इंसानों के ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए होता है। इन ऑल दीज एप्लीकेशंस ऑफ इको, जितना भी एप्लीकेशन है इको का, वी डू नॉट यूज ऑर्डिनरी साउंड वेव, इसमें हम लोग ऑर्डिनरी साउंड वेव यूज नहीं करते हैं, हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी का वेव यूज करते हैं, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। हम डिस्कस करेंगे इसको बाद में। एट द मोमेंट वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं रिवर्बरेशन, क्या नाम है, रिवर्बरेशन क्या है, इट अ साउंड इज मेड इन बिग हॉल, अगर बड़ा सा हॉल में साउंड अगर हम बोल रहे हैं तो साउंड वेव्स रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली फ्रॉम द वॉल्स, तो साउंड वेव क्या कर देगा, लगातार रिफ्लेक्ट करेगा दीवार से, सीलिंग से और फ्लोर से, हॉल का, और प्रोड्यूस करेगा मैनी इको, बहुत सारा इको प्रोड्यूस करेगा। द इको टाइम इज, तो इको टाइम जो हाउ एवर सो शॉर्ट, इतना छोटा होगा दैट मैनी इको ओवरलैप, तो एक के बाद एक के बाद एक सारा इको ओवरलैप कर जाता है ओरिजिनल साउंड से, राइट। yes sir ड्यू टू दिस ओरिजिनल साउंड सीम्स टू बी प्रोलॉन्ग्ड, तो इसीलिए लगता है कि ओरिजिनल साउंड जो है लंबा ले समय लगेगा आने में। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि साउंड जो है बड़े से हॉल में परसिस्ट रोकता है फॉर ए लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड, साउंड का रुकावट जो होता है लास्ट जो लंबे समय तक लेता है बिग हॉल में, ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है किससे, दीवार से, सेलिंग से, फ्लोर से, हॉल के, इसको रिवर्बरेशन कहते हैं। समझ में आया। रिवर्बरेशन क्या है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल, सेलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, ठीक है। ए शॉर्ट रिवर्बरेशन इज डिजायरेबल इन ए कंसर्ट हॉल, तो कहता है छोटा मोटा कंसर्ट हॉल में जो है शॉर्ट रिवर्बरेशन सुनाई देगा, फिर म्यूजिक इज बीइंग प्लेड, जहां म्यूजिक बजाया जाएगा, बिकॉज़ इट गिव्स लाइफ टू द साउंड एंड बूस्ट द साउंड लेवल, क्योंकि म्यूजिक जो है साउंड को लाइफ देता है, राइट। बट इफ द रिवर्बरेशन इज टू लॉन्ग, अगर रिवर्बरेशन लंबा है तो साउंड बिकम्स ब्लड, साउंड ब्लड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड, टूट फूट जाता है, एंड कंफ्यूजिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ साउंड, अलग अलग साउंड का ओवरलैपिंग की वजह से कंफ्यूजिंग हो जाता है। मॉडर्न कंसर्ट हॉल्स आर डिजाइन फॉर द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिवर्बरेशन, आजकल जो मॉडर्न कंसर्ट हॉल्स उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि रिवर्बरेशन को रोका जा सके, समझ रहे हो आपको। yes sir एक्सेसिव रिवर्बरेशन इन बिग हॉल्स एंड ऑडिटोरियम्स आर रिड्यूस, ताकि एक्सेसिव ज्यादा रिवर्बरेशन होगा तो उसको कम कर दिया जाएगा। वी आर यूजिंग टाइप्स ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, उसमें क्या किया है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया जाता है, कुछ मेथड है जिससे साउंड जो है रिवर्बरेशन का कम हो जाए, जैसे बड़े हॉल में ऑडिटोरियम, पैनल्स मेड ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, देखिए पैनल्स मेड ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, ऐसे ऐसे पैनल लगाया जाएगा जो साउंड को एब्जॉर्ब करे,
कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड का या फेल्ट का, है ना, Yes, sir. आर पुट ऑन द वॉल्स, दीवार में लगाया जाएगा और सीलिंग में लगाया जाएगा बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम में, ताकि साउंड का रिवर्बरेशन रिड्यूस हो सके। कारपेट, कारपेट मतलब कालीन, ये फ्लोर पे रखा जाएगा ताकि एब्जॉर्ब कर ले साउंड को, रिवर्बरेशन को कम करे। हैवी कर्टन, बड़े बड़े पर्दे दरवाजे पे खिड़कियों पे लगाए जाएंगे ताकि रिवर्बरेशन को रिड्यूस करके साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। The material having sound absorbing properties is used for making the seat belts in the big hall, say seats in the big hall or auditorium to reduce reverberation. मटेरियल जो है, जो साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज होता है, उसका मटेरियल सीट वगैरह में लगाया जाता है, बड़े बड़े सिनेमा हॉल में या बिग हॉल में, ऑडिटोरियम में, ताकि साउंड को कम कर सके, रिवर्बरेशन को कम कर सके। सॉफ्ट और पोरस मटेरियल जो होता है, बेड रिफ्लेक्टर होता है साउंड का। सॉफ्ट और पोरस मटेरियल एक्चुअली गुड एब्जॉर्ब कर लेता है साउंड को। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल्स लाइक कर्टन, पर्दा, फैब्रिक, कारपेट, ये सब बेड रिफ्लेक्टर होता है साउंड का, बट दे आर गुड एब्जॉर्बर, लेकिन एब्जॉर्ब क्या है, अच्छे। बट बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड डू नॉट गिव गुड इको, बैड रिफ्लेक्टर अच्छा इको नहीं देगा, साउंड का फॉलिंग ऑन देगा, अगर उन पे साउंड गिरे तो। दे एब्जॉर्ब द साउंड, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मफल, साइलेंस कर, चुप करा देगा साउंड को, है ना। वी कैन हियर मोर क्लियरली इन अ रूम हैविंग कर्टन्स बिकॉज़ कर्टन्स आर बेड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। हम इस रूम में सब स्पष्ट बात क्यों सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्या है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा है, राइट। कर्टन से एब्जॉर्ब करता है ज्यादातर साउंड को जिस पे गिरता है, एंड हेंस डू नॉट प्रोड्यूस इको, इसलिए इको प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर रूम कर्टन्स नहीं है उसमें, देयर इज ग्रेट रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, तो साउंड का रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ड्यू टू व्हिच सम इकोज आर प्रोड्यूस होगा, दिस इको इज हिंड्रेंस टू द हियरिंग, तो सुनने में वो दिक्कत पैदा करेगा। In addition to curtains, carpets and sofa sets in our rooms also reduce formation of echo. कर्टन्स के अलावा कारपेट, सोफा सेट, ये सब रूम में अगर रहता है तो फॉर्मेशन जो है इको को एब्जॉर्ब करके कम करता। इससे क्या कह सकते हैं कि साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो होता है, जो बड़े-बड़े रूम में लगाए थे, वो लेस इको प्रोड्यूस करते हैं, कर्टन्स, कारपेट, सोफा सेट, राइट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, इंसानों में सुनने का क्या फ्रीक्वेंसी है। साउंड प्रोड्यूस इन आवर एनवायरनमेंट हैव मैनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जो हमारे वातावरण में साउंड प्रोड्यूस होते हैं, अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं। द साउंड्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, सारे फ्रीक्वेंसी का इंसान आवाज नहीं सुन सकता साउंड। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी जो है साउंड का, अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा, इट कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, तो इंसान उसको सुन। और अगर फ्रीक्वेंसी साउंड का 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगा, इवन देन इट कैन नॉट बी हर्ड, फिर भी इंसान नहीं सुन सकता है, बिकॉज़ दस ह्यूमन के ईयर कैन नॉट हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, क्योंकि 20 हर्ट्ज से कम एंड मोर देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से ज्यादा इंसान का कान उस तक बना ही नहीं है। द ह्यूमन ईयर कैन हियर, कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। रेंज जो है फ्रीक्वेंसी का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, है ना, इन्होंने द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, इसी को हम फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं इंसानों में। द साउंड व्हिच आर एबल टू हियर इज कॉल्ड ऑडिबल, इस साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, इसलिए इसको ऑडिबल कहा जाता है। सो वी कैन आल्सो से दैट ऑडिबल रेंज कितना है, 20 से 20,000, ठीक है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड, जो 20 हर्ट्ज से कम का होता है उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, है ना। इंफ्रासोनिक साउंड्स आर लो फ्रीक्वेंसी साउंड, लो फ्रीक्वेंसी का होता है, इंफ्रासोनिक साउंड कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन, इंसान नहीं सुन सकता। इंफ्रासोनिक साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज ऑब्जेक्ट व्हिच आर वाइब्रेट वेरी स्लोली, ऐसे साउंड ऐसे ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करते हैं बहुत धीरे-धीरे, ऐसे बॉडी ही इंफ्रासोनिक साउंड को जनरेट कर सकते हैं। एग्जांपल वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम जो होता है, वो इंफ्रासोनिक साउंड निकालता है। वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम, अगर सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है तो हम उसके वाइब्रेशन जो साउंड क्रिएट होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, इसलिए हम सुन। अर्थक्वेक, भूकंप और कुछ एनिमल्स जैसे कि व्हेल्स, एलिफेंट्स, राइनोसेरस, ये सभी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। राइनोसेरस कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ इंफ्रासोनिक साउंड से, है ना। इसका फ्रीक्वेंसी लगभग एज लो एज 5 हर्ट्ज तक होता है, राइट। इट इज ऑब्जर्व दैट एनिमल्स गेट डिस्टर्ब्ड एंड स्टार्ट रनिंग हियर एंड देयर जस्ट बिफोर द अर्थक्वेक। कभी आप देखते होंगे जब भूकंप आता है तो उससे पहले ही इंसान जानवर जो है इंसान से पहले दौड़ने लगता है इधर-उधर, क्योंकि उनको इंफ्रा साउंड सुनाई देता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज बिफोर द मेन शॉक वेव से अर्थक्वेक प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी था। मेन शॉक वेव आने से पहले अर्थक्वेक क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी का क्या, लो फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव जनरेट करता है, राइट। इंफ्रासोनिक साउंड जनरेट करता है। तो कुछ एनिमल्स के पास जो है नेचुरली जो है इस तरह का मतलब गॉड गिफ्टेड है, तो वो क्या उनके पास ईयर ऐसा है वो सुन लेते हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा एक्टिविटी में आ जाते हैं। द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज, जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का है ना, इसको अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, Ultrasonic sound. The ultrasonic sound are very high frequency sounds. Ultrasonic sound cannot be heard by human beings. Ultrasonic sound मतलब कि अल्ट्रा मतलब मैक्सिमम, क्या, तो Maximum. अल्ट्रासोनिक साउंड भी इंसान सुन नहीं सकता है ना, इसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा, High. ज्यादा होगा। अल्ट्रासोनिक साउंड्स कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन, इंसान उसको सुन नहीं सकता। द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक साउंड बट डॉग्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 50,000 हर्ट्ज। इंसान नहीं सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज से अबव का अल्ट्रासोनिक, लेकिन कुत्ता सुन सकता है। कैसे, 20 से 50,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, राइट।
दिस इज द रीजन व्हाई डॉग्स आर यूज्ड टू डिटेक्टिव वर्क बाय पुलिस। इसीलिए कुत्ता का यूज जो है डिटेक्टिव वर्क के लिए, खुफिया काम के लिए किया जाता है पुलिस के द्वारा, राइट। बैट्स, मंकीज, चमगादड़, मंकी, डियर, कैट्स, डॉल्फिन्स, पोर्पोइसेस एंड लियोपार्ड्स कैन आल्सो हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, ये सब भी सुन सकता है। बैट्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड हाई फ्रीक्वेंसी अप टू 1,20,000 हर्ट्ज, है ना। बैट्स जो है चमगादड़ सुन सकता है इतना हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का, है ना। इनफैक्ट बैट्स कैन आल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड व्हाइल स्क्रीमिंग। बैट्स जो है कैन आल्सो प्रोड्यूस भी कर सकता है, यानी खुद के मुंह से वो स्क्रीम चीख करके अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता भी है। आप देखते होंगे जब बैट्स एक बार निकलता है झुंड में तो वो ज्यादा आवाज करता है, राइट। जो भूत ऊत का मूवी होता है उसमें दिखाया जाता है इस तरह, राइट। वी कैन नॉट हियर द स्क्रीम्स ऑफ बैट बिकॉज इट्स स्क्रीम्स कंसिस्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैव फ्रीक्वेंसी मच हायर देन 20,000 हर्ट्ज। कहता है आप जो है नहीं सुन सकते उसके स्क्रीम को, राइट। इसलिए नहीं सुन सकते हैं क्योंकि उसका साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, जो हमारे लिमिट के बियॉन्ड है, परे है। इन एडिशन टू बैट्स, बैट्स के अलावा डॉल्फिन, पोर्पोइज एंड रैट्स कैन आल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक, ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता और सुनता भी है। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल से कम उम्र का बच्चा है वो हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, वो अल्ट्रासोनिक साउंड हियर कर सकता है और ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। इसीलिए बच्चा को कहता है जब सोया है डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तुरंत जग जाएगा, राइट। समझ रहे बात को। उसके बाद वो लोगों को जगाता है, समझ रहे बात को। आइए, एज पीपल ग्रो, जैसे जैसे तुम बड़ा होते जाओगे देयर ईयर्स बिकम लेस सेंसिटिव, तो इंसानों का कान जो सेंसिटिव कम हो जाता है साउंड के प्रति, हाई फ्रीक्वेंसी का। अल्ट्रासोनिक साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय ऑर्डिनरी वाइब्रेटर्स, और जो ऑर्डिनरी वाइब्रेटर्स होता है उससे अल्ट्रासोनिक साउंड जो है प्रोड्यूस नहीं हो सकता। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क से, ट्यूनिंग फॉर्क हम बताए हैं तुम लोगों को ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, राइट। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वाइब्रेटर, ये सब जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है वो स्पेशल वाइब्रेटर से बहुत तेजी से वाइब्रेट करा के क्रिएट किया जाता है। इसको हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए राइनोसेरस जो है प्रोड्यूस कर सकता है इंफ्रासोनिक साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, ये प्रोड्यूस कर सकता है मतलब, और दे कैन आल्सो हियर, सुन भी सकता है इंफ्रासोनिक साउंड को, मतलब इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी करता है और सुन भी सकता है। डॉग्स को डिटेक्टिव वर्क में लगाया जाता है पुलिस के द्वारा क्योंकि अल्ट्रासाउंड को भी सुन सकता है। बैट्स प्रोड्यूस कर सकता है अल्ट्रासोनिक साउंड्स को फ्रीक्वेंसी जो कि 20 हर्ट्ज के ऊपर है, चीख करके, दे कैन हियर, सुन भी सकता है 1,20,000 तक, ठीक है। अल्ट्रासाउंड को हम देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अल्ट्रासाउंड, उसको देखते हैं। अल्ट्रासाउंड को हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। द साउंड्स हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसा साउंड जिसका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी व्हिच कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, जो इंसान नहीं सुन सकता उसको अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ऐसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। एग्जांपल के एक साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 1 लाख हर्ट्ज है उसको अल्ट्रासाउंड कहेंगे। द अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड जस्ट लाइक ऑर्डिनरी साउंड वेव, जैसे ऑर्डिनरी साउंड वेव रिफ्लेक्ट करता है उसी तरह से अल्ट्रासाउंड भी करता है। एंड प्रोड्यूसेस इको, ये भी इको प्रोड्यूस करता है। बट द इको प्रोड्यूस बाय अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी हियर्ड बाय आवर ईयर्स, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट करके जो इको प्रोड्यूस करेगा वो हम लोग सुन नहीं, दे कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय स्पेशल इक्विपमेंट, जो स्पेशल इक्विपमेंट से ही डिटेक्ट होगा ड्यू टू इट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से अल्ट्रासाउंड हैज अ मच ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर, अल्ट्रासाउंड के पास क्या होता है, ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब बहुत अंदर तक जाता है ये, कहाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के, राइट। देन ऑर्डिनरी साउंड के अपेक्षा, राइट। सो इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट, तो इसीलिए इसका यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, आइए तो क्या था, सो इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर द सी, तो क्या कहता है, हाई फ्रीक्वेंसी है कि इसका अल्ट्रासाउंड का, तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग डिटेक्ट करने के लिए करते हैं ऑब्जेक्ट को, चीजों को, अंडर द सी, समुद्र के महासागर के अंदर। एंड ऑर्गेन्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इंसानों के शरीर के अंदर का ऑर्गेन्स को भी पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। दीज डेज अल्ट्रासाउंड इज यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ पर्पस, बहुत कामों के लिए आजकल अल्ट्रासाउंड का यूज हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, क्या एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर हाई एनर्जी साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होता है हाई एनर्जी साउंड वेव्स होता है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है विदाउट बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स, कॉर्नर वगैरह पे मुड़ता नहीं है, मतलब साउंड वेव जो होता है अल्ट्रासाउंड स्ट्रेट जाता है, क्या जाता है, स्ट्रेट जाता है बिना बेंडिंग की, कॉर्नर वगैरह पे बेंड करने नहीं करता है। अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होता है, और शॉर्ट वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्ट, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाई, ड्यू टू व्हिच दे कैन पेनिट्रेट इनटू मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट, किसी भी चीज के अंदर बहुत हद तक वो पेनिट्रेट कर जाता है। बिकॉज ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्री,
ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टी, इन सभी प्रॉपर्टी की वजह से अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल एक्सटेंसिवली इंडस्ट्री में यूज होता है और हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है मेडिकल पर्पस के लिए। कुछ इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड, कुछ को देखेंगे। ये एक अल्ट्रासाउंड मशीन है। ये अल्ट्रासाउंड क्या है? मशीन है। यूज टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में यूज होता है। इट प्रोड्यूसेस अल्ट्रासाउंड स्कैन्स ऑफ द इनर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या करता है? मानव शरीर के अंदर का बहुत सारा जो है इनर बॉडी का स्ट्रक्चर्स होता है, ये चीजें होते हैं, ऑर्गन्स होंगे, अंग होंगे, उन सभी को ये चेक करता है, यानी एग्जामिन करता है, जैसे लीवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज, किडनी, यूटेरस और हार्ट, इस सबको ये चेक करता है, इसके डिजीज को पता लगाता है। पहला देखिए, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज, यानी क्रैक्स वगैरह जो होता है मेटल ब्लॉक्स में, बिना कोई डैमेज किए उनको हम लोग पता लगाने के लिए, बड़ा बड़ा मेटल ब्लॉक्स होता है, डैमेज हो जाएगा वो अंदर से तो उसका बिक्री सही से नहीं होगा, तो उसके अंदर क्रैक वगैरह है कि नहीं वो तो बाहर से देख के पता नहीं कर सकते, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। मेटल ब्लॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग, ब्रिजेस, मशीन्स एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट। मेटल ब्लॉक का यूज हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन में, बिग स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग, ब्रिजेस, मशीन्स एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट में इसका यूज करते हैं। देयर मे बी सम फ्लॉज और डिफेक्ट्स, उसमें हो सकता है ब्लॉक में कुछ डिफेक्ट होता है, क्रैक वगैरह होता है, होल्स वगैरह होता है इनसाइड द मेटल ब्लॉक व्हिच आर इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। दीस फ्लॉज वीकन द मेटल ब्लॉक्स, ये मेटल ब्लॉक को क्या करता है? अंदर से कमजोर करता है। द यूज ऑफ सच मेटल ब्लॉक्स हैविंग इंटरनल क्रैक्स, अगर मेटल क्रैक जिसमें होगा, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो जो चीज बनाएंगे वो उसको कमजोर कर देगा, राइट? तो फ्लॉज लाइक इंटरनल क्रैक्स एटसेट्रा जो मेटल ब्लॉक्स में होता है उसको डिटेक्ट करके हम यूज करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड। दिस बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इंटरनल क्रैक, ये अंदर का जो होल या क्रैक होता है, डज नॉट अलाउ अल्ट्रासाउंड टू पास थ्रू देम, वो अपने से होकर अल्ट्रासाउंड को पास नहीं करने देता है। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग उसे अल्ट्रासाउंड पास कराते हैं कि जैसे ही उसमें दरार होगा तो अल्ट्रासाउंड को आगे पास करने नहीं देगा। देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल डिस्कशन से। देखिए कंसेप्ट कितना बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अल्ट्रासाउंड वेव जो होता है पास कराया जाता है एक फेस ऑफ मेटल ब्लॉक, मान लो ये मेटल ब्लॉक है, इसके पहला फेस इधर है ना, इधर से क्या किया? अल्ट्रासाउंड वेव पास कराया, टेस्ट करना है इस मेटल ब्लॉक को, इसीलिए एंड अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स आर प्लेस्ड ऑन द अपोजिट साइड। इधर अल्ट्रासाउंड वेव को डिटेक्ट करने के लिए एक क्या लगा दिए? अल्ट्रासाउंड का डिटेक्टर लगा दिए, ठीक है। देन द फिर कहते हैं of the metal block to detect the transmit ultrasound waves, कहता है ध्यान से देखिएगा, if ultrasound waves pass uninterrupted through all parts of the metal block, यहाँ पर लगाएगा डिटेक्टर, यहाँ से देखा कि पूरा साउंड बाहर आ रहा है, यानी ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर दिया, यहाँ भी डिटेक्ट कर दिया, यहाँ भी डिटेक्ट दिया, यानी सारे पार्ट से अनइंटरप्टेड बिना डिस्टर्ब हुए चला गया, तो मेटल ब्लॉक फ्लॉलेस है, यानी इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट फ्री है, यानी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई होल्स क्रैक वगैरह नहीं है, कोई इंटरनल क्रैक नहीं है। इफ हाउएवर, अगर अल्ट्रासाउंड वेव्स आर नॉट एबल टू पास थ्रू द सम पार्ट ऑफ द मेटल ब्लॉक, यहाँ से पास कराए पास हो गया, यहाँ से पास कराए पास हो गया, लेकिन यहाँ से जो है पास कराए तो इधर डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं किया, यानी इसके अंदर पक्का फ्लॉ है, रिटर्न बैक हो गया यहीं से, राइट? देन देयर इज अ फ्लॉ और डिफेक्ट इन द मेटल ब्लॉक, यानी इसके अंदर क्रैक या होल है, सही बात है। इन द फिगर 49 है, अल्ट्रासाउंड वेव पास किया तो देखिए सर पार्ट ब्लॉक में तो मेटल ब्लॉक जो है दिखाई, समझ में आ गया नहीं क्या करना था? मतलब फ्लॉलेस था और ये फ्लॉलेस नहीं था, राइट? अल्ट्रासाउंड का यूज इंडस्ट्री में करते हैं क्या? क्लीन करने के लिए, हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको साफ करना बहुत डिफिकल्ट होता है उसको, जैसे स्पाइरल ट्यूब्स वगैरह को, ऑड शेप मशीन को जिसका शेप बिल्कुल अटपटा है, जिसको किसी भी कोई इंस्ट्रूमेंट से साफ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह होता है उसको साफ करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। द ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन इज प्लेस्ड इन द क्लीनिंग सॉल्यूशन एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स आर पास्ड इनटू द सॉल्यूशन, कहता है जिस ऑब्जेक्ट को क्लीन करना है आपको क्या करना है? क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर डाल दीजिए, फिर अल्ट्रासाउंड वेव को पास कराइए। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, जब हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो अल्ट्रासाउंड वेव्स स्टिड अप, घुला लेगा क्लींजिंग सॉल्यूशन के अंदर, घुल है ना, बिकॉज ऑफ स्टिरिंग अप, घुलने की वजह से पार्टिकल जो होता है डस्ट का और ग्रीज का, स्टिकिंग टू द डर्टी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट टू मच, जो चिपक जाएगा उससे अल्ट्रासाउंड वाला से जाके अल्ट्रासाउंड से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा? जो चिपका हुआ डर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर जो गंदा होता है ग्रीज या डस्ट, वो इतना ज्यादा वाइब्रेट करेगा, बिकम्स लूज, वाइब्रेट करने के बाद लूज हो जाता है और डिटैच हो जाता है, मतलब उससे हट जाता है ऑब्जेक्ट से और सॉल्यूशन के अंदर गिर जाता है, जो नहीं जिस सॉल्यूशन में हम रखे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट इससे क्लीन हो जाता है अच्छे से, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान के अंदर लीवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज, किडनी, यूटेरस और हार्ट, इस सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए करते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन पेनिट्रेट द ह्यूमन बॉडी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, अल्ट्रासाउंड वेव जो है पेनिट्रेट करता है, किसको पेनिट्रेट करता है भैया? ह्यूमन बॉडी को, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू लाइक बोन्स, फैट एंड मसल्स को, ठीक है। रिफ्लेक्ट द अल्ट्रासाउंड वेव्स इन डिफरेंट वे, ये क्या करता है? अल्ट्रासाउंड वेव को डिफरेंट वे से रिफ्लेक्ट करता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी की वजह से अल्ट्रासाउंड इज बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली इन मेडिकल एंड सर्जिकल डायग्नोसिस इन हॉस्पिटल, इस प्रॉपर्टी की वजह से अल्ट्रासाउंड का यूज किसके लिए करते हैं? मेडिकल और सर्जिकल डायग्नोसिस करने के लिए हॉस्पिटल में, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव आर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द ऑर्गन्स व्हिच आर इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर जो
ऑर्गन विजिबल नहीं है उसको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। उसी प्रकार अल्ट्रासाउंड हेल्प करता है देखने के लिए इनसाइड द ह्यूमन बॉडी बाय गिविंग पिक्चर्स टू द इनर ऑर्गन, अंदर के ऑर्गन्स को पिक्चर देके बताता ये कैसे होता है। सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स इज प्लेस्ड अबव द ह्यूमन बॉडी, कहता है इंसान के बॉडी के ऊपर अल्ट्रासाउंड का जो जिससे अल्ट्रासाउंड निकलता है डिवाइस से उसको रख दिया जाता है, जिसको इन्वेस्टिगेट करना है। द अल्ट्रासाउंड वेव्स गिवन आउट द सोर्स इंटर द ह्यूमन बॉडी, अल्ट्रासाउंड उस सोर्स से निकला इंसान के शरीर के अंदर घुसा, अब रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑर्गन, और अंदर में जो ऑर्गन है उससे रिफ्लेक्ट होके आया। द रिफ्लेक्टेड ऑर्गन वेव्स आर फेड इनटू ए कंप्यूटर, उस जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव है उसको कंप्यूटर में चेक किया गया, जो बिल्ड करता है एक पिक्चर ऑर्गन का, यानी अंदर का जो ऑर्गन है जिसे टकरा के आया उसका पिक्चर बना देगा, which the doctors can see on television type screen, जिसको मॉनिटर कहते हैं उस पर डॉक्टर उसको देखता है। दिस पिक्चर ऑफ द ऑर्गन हेल्प्स डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट, जो बीमारी है दिक्कत है उसको ठीक किया जाता है इसी देखकर। द पिक्चर कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय फोटोग्राफी फिल्म, इसको आप फोटोग्राफी फिल्म अल्ट्रासाउंड का फिल्म भी मिलता है वो भी लिख सकते हैं। द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग इकोज ऑफ अल्ट्रासाउंड पल्सेस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। ये अल्ट्रासाउंड के अल्ट्रासाउंड पास कराया, इको से आया अल्ट्रासाउंड बैक हो गए और इस प्रोसेस से जो पिक्चर प्राप्त हो इंटरनल ऑर्गन्स का इसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। एंड सच पिक्चर्स आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड स्कैन, इस पिक्चर जो मिलते हैं उसको अल्ट्रासाउंड का स्कैन कहते हैं। ये मशीन व्हिच आर यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड स्कैनर, जो मशीन जो है क्या करता है वो पिक्चर ऑब्टेन करता है इंटरनल ऑर्गन्स का, है ना, अल्ट्रासाउंड वेव के यूज को उसको अल्ट्रासाउंड के स्कैनर कहते हैं। ए डॉक्टर कैन टेक द अल्ट्रासाउंड स्कैन्स ऑफ पर्सन्स ऑर्गन्स लाइक लीवर, डॉक्टर क्या कर सकता है ले सकता है अल्ट्रासाउंड स्कैन किसका, लीवर का, गॉल ब्लैडर का, किडनी का, पैनक्रियाज का, यूटेरस का, हार्ट का, राइट। इट हेल्प्स द डॉक्टर इन डिटेक्शन ऑफ स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी वगैरह है कि नहीं उसको चेक करने के लिए, किडनी वगैरह उसको चेक करने के लिए, ट्यूमर्स वगैरह जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स में होता है ट्यूमर्स वगैरह, है ना, वो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स कुछ पता लगाने के लिए करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज आल्सो यूज्ड फॉर डायग्नोसिस इन हार्ट डिजीज बाय डिटेक्टिंग द मोशन ऑफ द हार्ट वॉल, हार्ट के वॉल का मोशन को पता करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इवन स्कैनिंग द हार्ट फ्रॉम आउटसाइड, और हार्ट को बाहर से भी स्कैन करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू इन्वेस्टिगेट द एक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड इन इकोकार्डियोग्राफी, ये जो अल्ट्रासाउंड है जिसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज से करते हैं, हार्ट के एक्शन को पता करने के लिए, हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, इसको इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड स्कैन्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ फेटस, यानी अनबॉर्न बेबी, जो बच्चा जन्म नहीं लेता है, यानी न्यूली बॉर्न बेबी जो पेट के गर्भ के अंदर है माँ के, है ना, इनसाइड द मदर्स यूटेरस, उसके अंदर बच्चा का कैसा ग्रोथ हो रहा है या बच्चा का डेवलपमेंट कैसा है, विकास कैसा कर रहा है, बच्चा इतना महीना में कितना बड़ा होना चाहिए, सब चीज पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड होता है। आप लोग सुने भी होंगे मार्केट में इस तरह का आवाज, है ना। द अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स ट्रांसमिट्स अल्ट्रासाउंड इनटू मदर्स बॉडी एंड रिसीव्स इकोज फ्रॉम बॉडी डिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड फ्रॉम इनसाइड। अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो है छोड़ता है क्या, अल्ट्रासाउंड छोड़ता है मदर्स के बॉडी में और रिसीव करता है इको, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से जो इको आया उसको रिसीव करता है। द अल्ट्रासाउंड इको फॉर्म अ पिक्चर ऑफ डेवलपिंग बेबी, अच्छा बंदर में बच्चा है तो बच्चा से टकरा के आएगा तो उसे पता चल जाएगा मॉनिटर पे कि डॉक्टर जो है ट्रैक कर लेगा बच्चा के कितना डेवलपमेंट हुआ। दस अल्ट्रासोनोग्राफी इज यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ फेटस, यानी अनबॉर्न बेबी जो होता है उसको fetus कहते हैं, राइट, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज किया जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट, प्रेगनेंसी के दौरान जब माँ गर्भवती रहती है तब टू डिटेक्ट एनी ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज, कि बच्चा को एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ग्रोथ कैसा है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। दिस हेल्प्स इन टेकिंग द नेसेसरी एक्शन टू रेक्टिफाई द एबनॉर्मलिटीज, अगर दिक्कत है तो उसको सही एक्शन लेके उसको ठीक किया जाता है। अल्ट्रासाउंड मेथड इज अ सेफर वे ऑफ चेकिंग वेदर द बेबी इज डेवलपिंग नॉर्मली और नॉट, बच्चा को अच्छा से डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड मेथड जो है बेहतर है और सेफर है, सही तरीका है। नॉट देन यूजिंग एक्सरे, एक्सरे नहीं यूज करते हैं बिकॉज एक्सरे डैमेज कर देता है डेलिकेट बॉडी सेल्स ऑफ अनबॉर्न बेबी, छोटा बच्चा होता है शिशु जो होता है उसकी बॉडी को हार्मफुल रेज जो एक्सरेज होता है, एक्सरे उसको डिस्टर्ब कर सकता है, डैमेज कर सकता है, इसलिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, कहता है अल्ट्रासाउंड यूज टू ब्रेक किडनी स्टोन्स इनटू फाइन ग्रेन्स व्हिच दे गेट फ्लश्ड आउट विद यूरिन, बट कहता है कि जब आदमी को किडनी स्टोन्स हो जाता है, राइट, तो अल्ट्रासाउंड पास करा के क्या कहता है किडनी किडनी जो स्टोन्स होता है उसको इतना फाइन पीस में तोड़ दिया जाता है कि वो बाद में यूरिन के माध्यम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, सोचो कितना डस्ट बना देता है वो, राइट। देखिए ध्यान से, समटाइम्स टाइनी स्टोन्स डेवलप इन द किडनी ऑफ पेशेंट, पेशेंट की किडनी में क्या हो जाता है, छोटे छोटे पत्थर हो जाते हैं व्हिच आर पेनफुल, जो दर्दनाक होता है। सच पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड विद अल्ट्रासाउंड, इन सब पेशेंट को अल्ट्रासाउंड से ठीक किया जाता है। व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स आर डायरेक्टेड ऑन द स्टोन्स ऑफ द किडनी, किडनी के स्टोन्स पे जो हाई फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासाउंड दिया जाता है, द स्ट्रॉन्ग अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन, तो स्ट्रॉन्ग अल्ट्रासाउंड वाइब्रेट करा देता है स्टोन्स को
इतना ज्यादा अल्टीमेटली ब्रेक इनटू फाइन ग्रेन्स, वो छोटे छोटे ग्रेन्स में तोड़ देता है, मतलब कण में। दीज फाइन ग्रेन्स ऑफ स्टोन, ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है दैट दे पास आउट फ्रॉम द किडनी अलोंग विथ यूरिन, इन किडनी से पास होके यूरिन से के द्वारा निकल जाता है, एंड पेशेंट गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, और पेशेंट को दर्द से राहत मिल जाता है। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड सोनार, सोनार मतलब होता है apparatus टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, सोनार सिस्टम में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है गहराई समुद्र का, है ना, एंड टू लोकेट अंडर सी ऑब्जेक्ट, जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मछली का सोल है, यानी उसका क्या है, कंकाल है ना। सोल ऑफ फिश वो नहीं होता है, सोल ऑफ फिश क्या होता है, एक सेकंड, सोल ऑफ फिश का मतलब होता है वो कंकाल नहीं, सोल ऑफ तो स्केलेटन, सोल ऑफ फिश का मतलब है कहीं का, पर मछली का कितना ज्यादा झुंड है कोई पर्टिकुलर मछली का, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। सीप्रेक्स का मतलब होता है जो समुद्री जहाज वगैरह होता है वो टूट फूट के नीचे चला जाता है, तो उसका मलबा पता प्राप्त करने के लिए आता है। सबमरीन्स वगैरह तो जानते ही हैं, हमारे देश में यूज होता है। सी रॉक्स एंड हिडन आइसबर्ग्स इन द सी, कोई कोई समुद्र के अंदर बड़े बड़े आइस के चट्टान होते हैं, है ना, पत्थर होते हैं, उसको भी मतलब पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। बिफोर वी डिस्कस सोनार इन डिटेल, सोनार को डिटेल में डिस्कस करें, प्लीज नोट दैट वेदर द अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक वेव रिमेन द सेम थिंग, अल्ट्रासाउंड का हो, अल्ट्रासोनिक साउंड को, अल्ट्रासोनिक वेव्स को, सब क्या है, सेम। अदर पॉइंट वी नोटेड दैट अल्ट्रासोनिक साउंड कैन पेनिट्रेट वाटर टू ग्रेट डिस्टेंस, पानी के अंदर बहुत दूर तक जा सकता है क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और शॉर्ट वेवलेंथ होता है, बट ऑर्डिनरी साउंड वेव ऐसा नहीं कर सकता। अब हम डिस्कस करेंगे साउंडिंग रेंज। साउंडिंग रेंज और इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिस्टेंस, साउंडिंग रेंज क्या होता है, वो प्रोसेस है क्या पता करने का, डिस्टेंस किसका, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, दूर की वस्तुओं का, किस तरह से, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड की प्रॉपर्टी को यूज करके। ये कैसे होता है, सोनार सिस्टम कैसे होता है, क्या है सोनार सिस्टम, देखिए ध्यान से। द वर्ड सोनार, ये जो वर्ड सोनार इसका मतलब कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड, एस ओ से साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इज एन apparatus, सोनार एक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग पता करने के लिए करते हैं, किसी गहराई समुद्र का, या लोकेट करते हैं अंडर वाटर थिंग्स, जैसे सोल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड, शिपरेक्स यानी मलबा, है ना, किसका, जहाज का, एनिमी सबमरीन, दुश्मनों का सबमरीन पनडुब्बी जो होता है उसका यूज करते हैं, मतलब प्राप्त करने के लिए। सोनार वर्क्स बाय सेंडिंग शॉर्ट बर्स्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, सोनार कैसे काम करता है, छोड़ता है अल्ट्रासोनिक साउंड को फ्रॉम अ शिप डाउन इनटू द वाटर, शिप में ही लगाया जाता है वो डिवाइस, है ना, पानी में छोड़ता है, देन पिकिंग अप द इको, फिर साउंड रिफ्लेक्टिंग, जो अल्ट्रासाउंड को रिफ्लेक्ट करने के बाद जो साउंड आता है उसको ऑब्जर्व करने का जो डिटेक्टर होता है उसको लगाया जाता है, बाय प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रॉम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट लाइक बॉटम ऑफ द सी, अब सी के बॉटम से टकरा के आया, सोल ऑफ फिश से, शिपरेक से, सबमरीन से, तो उसको डिटेक्ट करिए। द टाइम टेकन फॉर द इको, इको को रिटर्न होने में जो समय लगा इज मेजर्ड बाय द सोनार एपरेटस, उसी को मेजर किया जाता है। तो डिस्टेंस जो है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट का फिर कैलकुलेट किया जाता है, टाइम टेकन बाय द इको टू रिटर्न, कि पहले कितना स्पीड से हो गया, कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। द टाइम इट टेक्स फॉर एन इको टू रिटर्न, जो समय ये इको का रिटर्न होने में लगता है, यूज टू फाइंड आउट, इसी का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कितना ऑब्जेक्ट को चीज और कितना दूर का ऑब्जेक्ट है। सोनार एपरेटस के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है ट्रांसमीटर जो छोड़ता है अल्ट्रासोनिक वेव को, एक होता है रिसीवर जो डिटेक्ट करता है अल्ट्रासोनिक वेव को, राइट। सपोज एक सोनार डिवाइस अटैच है अंडर साइड ऑफ सी, सी के नीचे में, एंड वांट टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, वो चाहता है कि समुद्र का गहराई माप करें, है ना। टू दी दिस, इसको करने के लिए ट्रांसमीटर जो है सोनार का टू इमिट, वेरी टू इमिट, उसको बनाया जाता है इस प्रकार की वो छोड़ पाए एक पल्स अल्ट्रासोनिक साउंड का, हाई फ्रीक्वेंसी का, अबाउट 50,000 हर्ट्ज का, राइट। दिस पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रेवल्स डाउन द सी वाटर, ये जो पल्स है अल्ट्रासोनिक साउंड का ट्रेवल करता है सी वाटर से टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सी, सी के बॉटम में। व्हेन द अल्ट्रासोनिक साउंड पल्स स्ट्राइक, जब ये अल्ट्रासोनिक साउंड जाता है और टकराता है समुद्र के बॉटम में, इट रिफ्लेक्टेड बैक, तो रिफ्लेक्ट बैक होता है किसके पास, शिप के पास, इको के फॉर्म में। ये जो इको है प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है, इको प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीवर पार्ट के पास सोनार डिवाइस में। द सोनार डिवाइस मेजर करता है कितना समय लगा अल्ट्रासोनिक साउंड पल्स को ट्रेवल करने में, शिप से लेकर के बॉटम ऑफ द सी तक, और फिर बैक से बैक में शिप तक आने में। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि सोनार मेजर करता है कितना टाइम जो है इको के द्वारा लगा है रिटर्न होने में शिप पर। हाफ ऑफ दिस टाइम, इस टाइम का जो आधा होगा, है ना, हाफ ऑफ दिस टाइम गिव्स द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक साउंड, वो इस टाइम का आधा जो है ये दे देगा कि अल्ट्रासोनिक साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द शिप, अल्ट्रासोनिक साउंड को कितना, है ना, टाइम लगा ट्रेवल करने में शिप से कहां तक, बॉटम ऑफ द सी तक। नोइंग द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक साउंड, अब अल्ट्रासोनिक साउंड का टाइम टेकन पता चल गया कहां से जाने में, शिप से बॉटम तक, एंड द स्पीड ऑफ साउंड, अब स्पीड जो है साउंड का वाटर में हमको पता रहता है, ठीक है,
वी कैन कैलकुलेट, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड बॉटम ऑफ द सी। तो शिप और बॉटम तक हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं, ये हमको डेप्थ दे देगा सी का, इसी से गहराई पता चल जाए। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ द सी विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जो स्पीड है अल्ट्रासोनिक साउंड का वाटर में सेम होता है जो ऑर्डिनरी साउंड का होता है, ठीक है। जैसे देखा लिखा गया स्पीड ऑफ साउंड ऑफ वाटर कितना है 1500 मीटर पर सेकंड, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? आइए, सोनार इज ऑल्सो यूज टू लोकेट द सोल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड पता करने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम लोग, सोनार का। शिप रेक और सबमरीन जो होता है समुद्र में उसको, दिस हैपेंस एज फॉलो, कैसे होता है, शिप्स सोनार, यानी शिप का जो सोनार होता है वो सेंड करता है आउट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को, कहाँ, समुद्र में। सोल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड, द शिप रेक या सबमरीन जो होता है सी का, रिफ्लेक्ट करता है ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को, कहाँ, फिर वापस से शिप के पास इको के फॉर्म में। ये जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होता है आर यूज बाय कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जाता है टू बिल्ड अ पिक्चर्स ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, डूबे हुए ऑब्जेक्ट का पिक्चर जो है टेलीविजन टाइप में बना देता है। वी विल नाउ एक्सप्लेन व्हाई, क्यों अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वेव सोनार में यूज होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज हम सोनार में इसलिए करते हैं क्योंकि इसका फायदा है, इट हैज ओवर द ऑर्डिनरी साउंड वेव, ऑर्डिनरी साउंड वेव से ज्यादा फायदा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज करने का है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है और बहुत शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, ड्यू टू विच, जिसके वजह से दे कैन पेनिट्रेट इनटू सी वाटर टू लार्ज एक्सटेंट, ये क्या कहते हैं, बहुत हद तक समुद्र के अंदर चला जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कैन नॉट बी कंफ्यूज विद इंजन नॉइज, और सब शिप वगैरह को इंजन नॉइज से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, अदर साउंड जो होता है उससे भी कोई डिस्टरबेंस इसको नहीं होता है जो शिप के द्वारा होता है, या बिकॉज दे कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, ठीक है। आइए, एक तो मछलियों का झुंड सोलर फिश है ना, फोटोग्राफ जो है इसका है, ये बता देता है सोनार सिस्टम की कहाँ पर कितना मछली का झुंड है ना, क्या, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मछली पकड़ पाए। जब शिप ड्रॉन्स इन द सी ड्यू टू एन एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट की वजह से समुद्र में डूब जाता है शिप, तो शिप ब्रेक हो गया है ना, इसको भी हम लोग लोकेट कर सकते हैं सोनार सिस्टम से, ठीक है। बैट्स आर यूजिंग अल्ट्रासाउंड टू फ्लाई एट नाइट, कहते हैं चमगादड़ भी इस्तेमाल करती है अल्ट्रासाउंड का रात में उड़ने के, विदाउट कोलाइडिंग अदर ऑब्जेक्ट, क्योंकि चमगादड़ जो है रात में जब उड़ती है बिना किसी चीज से टकराए आराम से उड़ सकती है, एंड थ्रू सर्च दिस प्रे, और अपना शिकार को भी पकड़ सकती है, जैसे इंसेक्ट्स को, उड़ता हुआ कीड़ा मकोड़ा को। प्रकृति में पर प्रिंसिपल ऑफ सोनार इज यूज्ड बाय बैट्स, प्रकृति में कौन है ऐसा सोनार सिस्टम का यूज करता है, बैट्स, चमगादड़। अवॉइडिंग ऑब्स्टेकल्स, ताकि उसके रास्ते में जो अवरोध है उसके रास्ते में, लोकेटिंग प्रे, क्या चीज करने में, शिकार खोजने में, फूड के लिए, व्हाइल फ्लाइंग एट नाइट, नाइट में उड़ने के लिए। बर्ड्स, बैट्स आर नियरली ब्लाइंड, क्योंकि रात के अंधेरे में लगभग वो अंधी होती है, कौन, बैट्स। दिस मेथड, द मेथड यूज्ड बाय सम एनिमल्स, कुछ जानवर जो है इस मेथड को यूज करते हैं, जैसे बैट, पोर्पोइसेस एंड डॉल्फिन्स वगैरह यूज करते हैं सोनार सिस्टम का, यानी इसका अल्ट्रासाउंड का, टू लोकेट द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को लोकेट करता है बाय हियरिंग द इको, इको को हियर करके ऑफ द अल्ट्रासोनिक साउंड, स्क्विक्स इज कॉल्ड इको लोकेशन, है ना, इसको इको लोकेशन कहते हैं। तो ये सब जो चीखता है इसका इको लोकेशन इसको कहते हैं। इको लोकेशन से लोग को पता चल जाता है कि सामने कौन प्रे है या सामने कोई ऑब्स्टेकल है कि नहीं। बैट्स फ्लाई इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, रात के अंधेरों में बैट्स उड़ सकते हैं विदाउट कोलाइडिंग विद अदर ऑब्जेक्ट, बिना किसी चीज से टकराए, यानी ऑब्स्टेकल्स का मतलब किसी रास्ते में कोई रोका नहीं हो, बाय द मेथड ऑफ इको लोकेशन, इको लोकेशन के मेथड से, इको मतलब अपने साउंड को इको करा के लोकेट करता है कौन चीज कहाँ है, ठीक है। कैसे होता है, बैट्स इमिट, बैट छोड़ता है हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक स्क्विक्स, चीख, व्हाइल फ्लाइंग, जब जो उड़ता है, एंड लिसन टू द इकोस प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन के द्वारा जो इको आता है उसको सुनता है, ऑफ देयर स्क्विक्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से, इन देयर पाथ, फ्रॉम द टाइम टेकन बाय द इको टू बी हर्ड, ये जो समय लगता है इको को सुनने में, बैट्स कैन जज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बैट्स क्या करता है, जज करता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को, ऑब्स्टेकल को, इन देयर पाथ, उसके अपने रास्ते में, हेंस अवॉइड इट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, और क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करके, ठीक है। मतलब सामने अगर देख लिया कि सामने कोई चीज टकराने वाले हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, लगातार छोड़ते रहता है इको, ठीक है ना, पता भी नहीं चलता कि आगे से कहाँ उस ऑब्स्टेकल है ना उसको इको से पता चल जाता है ना, साउंड रिफ्लेक्टिंग से, इको आ गया तो इसका मतलब सामने शिकार है, इको नहीं आया तो चलते चलेगा, समझ बात को। बैट सर्चेस देयर प्रे, बैट्स क्या करता है, सर्च करता है अपना प्रे, जैसे फ्लाइंग इंसेक्ट्स और नाइट में, किस मेथड से, इको लोकेशन से, कैसे होता है ध्यान से देखिए। दिस हैपेंस इज फॉलो, बैट्स इमिट हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक स्क्विक्स, चीख जो है अपना छोड़ता है ये जब फ्लाई करता है, एंड लिसन टू द इको प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर स्क्विक्स, और अपने जो स्क्विक छोड़ता है उसके रिफ्लेक्शन सुनता है फ्रॉम द प्रे, लाइक ए फ्लाइंग इंसेक्ट, इंसेक्ट वगैरह, ये अपना देखो बैट है, इसका अल्ट्रासोनिक स्क्विक निकाला, ये टकराया, प्रे फ्लाइंग इंसेक्ट है, इसे टकरा के वापस रिटर्न है, ठीक है।
फ्रॉम द टाइम टेकन बाय इको टू बी हियर्ड, अब ये जो इको सुनने में जो समय लगा, बैट्स कैन जज द डिस्टेंस, बैट्स क्या करता है, जज करता है डिस्टेंस को, इंसेक्ट का एनहेंस क्या चीज है उसको पकड़ लेता है। सर्टेन मॉथ्स कैन हाउएवर हियर द हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक स्क्वीक, और बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी हाई फ्रीक्वेंसी की इको लोकेशन को, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासोनिक स्क्वीक को सुन लेते हैं बैट का। सो ये जो मॉथ है ये जान जाते हैं कि बैट उसके नजदीक आ रहा है, ये भी बहुत तेज है, दे आर एबल टू एस्केप बीइंग कैप्चर्ड, बिना पकड़े ये भी भाग जाते हैं। द प्रोपोइजेज जो कि एक मामाल्स है, जो राउंड स्नोउट कहते हैं उसको, है ना, एक राउंड स्नोउट होता है। एंड डॉल्फिन्स ये भी मेथड का यूज करते हैं इकोलोकेशन का, इन्वॉल्विंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसके अंदर इन्वॉल्व अल्ट्रासोनिक वेव होता है अंडर वाटर नेविगेशन के लिए, अंदर में डायरेक्शन पता करने के लिए, लोकेशन या अपने शिकार को पकड़ने के लिए। हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक को देखने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। कहता है साउंड के पास 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी 3 गुण हैं, जिसको साउंड को 3 तरीके से हम लोग जो है उसको एलेबरेट कर सकते हैं। पहला है लाउडनेस, दूसरा है पिच और तीसरा है क्वालिटी, जिसको टिम्बर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम लोग साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक से, 3 गुण से, लाउडनेस से, पिच से और क्वालिटी से, ठीक है। 2 म्यूजिकल साउंड्स, 2 म्यूजिकल साउंड, 2 म्यूजिक का साउंड अलग अलग हो सकता है एक दूसरे से, बहुत सारे इस कैरेक्टरिस्टिक से हिसाब से हो सकता है, उनका लाउडनेस अलग हो, पिच अलग हो, क्वालिटी अलग हो। चलिए डिस्कस करते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में। चलिए शुरू करेंगे लाउडनेस से। किससे? लाउडनेस देखिए ध्यान से क्या है। कहता है साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। इफ लेस एनर्जी सप्लाई टू ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को हिट करने में कम एनर्जी दोगे लाइटली और बाय स्ट्रेचिंग इट लाइटली, या खींचोगे उसको लाइट, तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, कम एम्पलीट्यूड के साथ प्रोड्यूस करेगा धुंधला साउंड। सही बात है। जितना जोर से वाइब्रेट कराएंगे उतना ज्यादा, ये जितना ज्यादा से स्ट्रेच करेंगे तो वायर वगैरह को, उतना ज्यादा साउंड देगा, अगर नहीं तो फेंट साउंड देगा, जिसको फीबल कमजोर साउंड कहेंगे। और द अदर हैंड अगर मोर एनर्जी सप्लाई किया गया ऑब्जेक्ट को हिट करने में, हिटिंग करके हिट मोर स्ट्रांगली, यानी स्ट्रेच करेंगे ज्यादा तेजी से, ज्यादा मतलब स्ट्रांगली, तो ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करेगा ज्यादा एम्पलीट्यूड से और प्रोड्यूस करेगा लाउडर साउंड, ठीक है। तो लाउडनेस जो है साउंड का, वो मेजर करता है कि साउंड का एनर्जी जो है, ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड, एक सेकंड में कितना साउंड एनर्जी कान तक पहुंच रहा है, यही लाउडनेस होता है। लाउडनेस जो है साउंड का क्या मेजर करता है, साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड, ईयर तक पर सेकेंड कितना पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए, ग्रेटर द साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयर्स पर सेकंड, लाउडर द साउंड विल अपीयर टू बी, जितना ज्यादा एनर्जी हमारे कान तक पहुंचेगा उतना ज्यादा लाउडर होगा, ठीक है साउंड। देखिए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो है, इसको वाइब्रेट कर रहा है, कम एम्पलीट्यूड का है ना, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है ना, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये फेंट साउंड देगा, ये स्ट्रॉन्गर साउंड देगा, लाउड साउंड देगा, ठीक है। सही बात है। टेस्टिंग जो फिगर में दिखाया गया है, डायफ्राम का प्लग किया गया, इसको खींच दिया वायर को, देखो हल्का ही खींचे, वाइब्रेट किया स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ, फीबल साउंड देगा और ये लाउड साउंड देगा, ठीक है। लाउडनेस जो है साउंड का डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर, वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर साउंड वेव के पास स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो फेंट साउंड होगा, हाई अदर हैंड साउंड के पास लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो साउंड लाउड होगा। 58 शो कर रहा है एम्पलीट्यूड स्मॉल का, और 20 शो कर रहा है लार्ज एम्पलीट्यूड का। सही बात है। सो होता है दिस साउंड विल बी क्वाइट लो, ये साउंड जो है ये लाउड होगा, ये लो होगा। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, लाउडर द साउंड विल बी, साउंड उतना ही ज्यादा होगा, लाउडर, राइट। सिंस एम्पलीट्यूड जो है साउंड वेव का इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है, amplitude of sound wave is equal to the amplitude of vibration of the source which they produce the sound wave. Amplitude of a sound wave, साउंड वेव का एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के, किससे, ऑफ द सोर्स, जिस सोर्स से साउंड निकल रहा है। वी कैन ऑल्सो से हम कह सकते हैं लाउडनेस जो है साउंड का, लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, किसके, ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन पे, ऑफ द सोर्स, जिस सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है साउंड वेव, ठीक है। तो साउंड वेव जिस सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है उसके वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पे ही साउंड वेव का लाउडनेस डिपेंड करता है। ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। व्हेन वी स्ट्राइक ए टेबल लाइटली, अगर हम टेबल को ऐसे हम स्ट्राइक किए, ड्यू टू लेस एनर्जी सप्लाई, कम एनर्जी सप्लाई हुआ, तो टेबल के टॉप पर वाइब्रेट किया स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ, सही बात है। टेबल का टॉप कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट किया तो फेंट साउंड, धुंधला साउंड आया, मतलब कम साउंड आया। इफ हाउएवर वी हिट टेबल हार्ड, देखो ठीक है, तो क्या होगा, लार्ज एम्पलीट्यूड हुआ, हेंस प्रोड्यूस लाउड साउंड। तो एम्पलीट्यूड जो है साउंड वेव का डिपेंड करता है कि फोर्स जिससे हम ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कराते हैं। बीटिंग ऑफ ड्रम प्रोड्यूसेस लो पिच साउंड, साउंड जो बीट किए तो लो पिच साउंड हुआ, साउंड फैल गया, है ना। लेकिन जैसे विसिल बजाए दूर तक साउंड गया,
इसका मतलब एम्पलीट्यूड है, यानी विजिल प्रोड्यूसेस हाई पिच, पिच के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। पिच आगे देखते हैं। तो लाउडनेस समझ में आया, यस सर, बोलिए यस सर, लाउडनेस समझ में आया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, देखो लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल। लाउडनेस को हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल नाम के क्या बोलते हैं यूनिट में, तो डीबी से दिखाते हैं। सॉफ्टेस्ट साउंड व्हिच इज ह्यूमन कैन हियर इज हैव टू लाउडनेस ऑफ 0 डेसिबल। सबसे सॉफ्ट साउंड जो है 0 डेसिबल का होता है। लाउडनेस जो है साउंड का पीपल टॉकिंग क्वाइटली, अगर हम साधारण तरीका से बात कर रहे हैं तो 65 डेसिबल होता है। लाउडनेस जो साउंड का बहुत ज़्यादा नॉइजी अगर होगा फैक्ट्री वगैरह में तो 100 डेसिबल होता है, और साउंड जेट एयरक्राफ्ट का 50 मीटर की दूरी पर है तो 130 डेसिबल होता है, ठीक है। यस सर, पिच क्या है ध्यान से देखिए। We can distinguish between a man's voice and a woman's voice of the same loudness even without seeing them. हम लोग मर्द और औरत की आवाज़ों में विश्लेषण कर सकते हैं बिना उसको देखे, राइट। यस सर, ऐसा इसलिए होता है कि मेंस का वॉइस और वुमेन्स का वॉइस अंतर होता है पिच के ही अकॉर्डिंग। कैसे? पिच के अकॉर्डिंग, मेंस वॉइस इज फ्लैट हैविंग ए लो पिच, मेंस का वॉइस फ्लैट होता है, ठीक है। पिच क्या होता है उसका? लो। देखिए वुमेन का वॉइस श्रिल होता है, बहुत पतला होता है, चिक की तरह होता है, जिसका पिच क्या होता है? हाई। हाई, हम लोग कह सकते हैं कि पिच जो है वह कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस। एक ही लाउडनेस का अलग अलग साउंड, एक ही लाउडनेस है साउंड अलग अलग हो सकता है, उसको बताने का तरीका क्या है? पिच से। इससे पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पिच जो है साउंड का वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पर, कितना ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। एक्चुअली पिच जो है साउंड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा पिच उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पिच, साउंड। लो फ्रीक्वेंसी का उसको लो पिच का कहेंगे, जबकि साउंड हाई फ्रीक्वेंसी का हाई पिच का कहेंगे। एग्जांपल, लो फ्रीक्वेंसी जैसे 100 हर्ट्ज है ना, विल हैव ए लो पिच होगा, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी का 1000 हर्ट्ज है तो पिच हाई होगा, ठीक है। 60 में देखो लो पिच है तो फ्रीक्वेंसी इसका कम है। देख तो कम फ्रीक्वेंसी मतलब 1 मिनट में मतलब 1 सेकंड में कम बार वाइब्रेट किया है ना, 1 सेकंड में ज्यादा बार वाइब्रेट किया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड साउंड वेव सोन इन फिगर 60b में दिखाया गया है कि हाई फ्रीक्वेंसी है तो पिच इसका हाई है। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड का जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा हायर विल बी इट्स पिच, उसका पिच उतना ही। प्लीज नोट दैट बोथ द साउंड वेव सोन इन द सोन अबव हैव द सेम एम्पलीट्यूड। दोनों में एम्पलीट्यूड सेम है, ये एम्पलीट्यूड वेव का हाई, एम्पलीट्यूड क्या है? सेम। एंड हेंस दे हैव सेम लाउडनेस, लाउडनेस दोनों क्या है? सेम, बट दे डिफर ओनली इन पिच, लेकिन पिच में अलग है, यानी दोनों का आवाज अलग अलग है। हो सकता है मेल की आवाज हो फीमेल की आवाज, ठीक। सिंस फ्रीक्वेंसी जो है साउंड वेव का इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस द साउंड वेव। फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का किस पर निर्भर करता है? जिस सोर्स से साउंड निकल रहा है। तो फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसका वाइब्रेशन जितना फास्ट होगा, हायर इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा, हायर इट्स पिच, हायर उसका पिच होगा। और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। वी पुट अ बाइसिकल ऑन स्टैंड, साइकिल को स्टैंड पर लगा दिए सो दैट इट्स रियर व्हील, ताकि उसका पीछे का चक्का फ्री हो जाए रोटेट करने के लिए, राइट। If we rotate the bicycle wheel by using pedals, अब pedal से हम लोग क्या करते हैं? बचपन में खूब खेले हैं, क्या करते हैं? साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके खूब साइकिल नचाते थे, राइट। एंड टच इट स्पोक विथ एज ऑफ ए कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का वो लकड़ी लेके या कुछ लेके क्या ऐसे करते हैं, क्या करते हैं? हटाते हैं उसको चक्का में चला के। वी विल हियर ए साउंड एज ए कार्डबोर्ड टच, जैसे कार्डबोर्ड टच करता है स्पोक से, स्पोक का अपने कर कर सुनाई देता है। एज वी गोन इन इंक्रीजिंग द स्पीड, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं रोटेटिंग क्या व्हील का, तो श्रिलीनेस जो चक्का वो जो कार्डबोर्ड से टकराता है चक्का, और उसका श्रिल बढ़ता है, इंक्रीज कर देता है ना। तो प्रोड्यूस होता है, इंक्रीज करता है श्रिल को या पिच को, साउंड का इंक्रीज होता कह सकते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड फॉलो। द कार्डबोर्ड पीस इज मेड ऑफ वाइब्रेट, कार्डबोर्ड पीस क्या करता है? वाइब्रेट हुआ है ना, किसके द्वारा? स्पोक के द्वारा, किसके? बाइसिकल व्हील के। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी जो था वाइब्रेशन का स्पीड ऑफ रोटेशन पर डिपेंड किया, जितना ज्यादा चक्कर करना चाहे उतना ज्यादा स्पोक उससे टकराए, राइट। When the wheel is rotated rapidly, जब तेजी से रोटेट किया फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन का कार्डबोर्ड पीस में बढ़ गया, ड्यू टू व्हिच पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस आल्सो इंक्रीज, पिच भी बढ़ गया। इस एक्सपेरिमेंट से कह सकते हैं कि पिच जो है साउंड का डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पिच कैसे पता चलेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से, ऑब्जेक्ट के जो प्रोड्यूस करता है साउंड। तो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। अगला देखने जा रहे हैं टिम्बर, क्या कहते हैं? टिम्बर, इसको क्वालिटी कहते हैं। देखिए वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड, हम लोग साउंड के अंतर बता सकते हैं या नोट्स में अंतर बता सकते हैं, साउंड का नोट्स का अंतर बता सकते हैं। प्रोड्यूसेस बाय फ्लूइड, कि बांसुरी से कौन सा बजा है साउंड और वायलिन से कौन सा बजा है। इवन विदाउट सीइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, बिना उस इंस्ट्रूमेंट के देखे हुए बता सकते हैं ये फ्लूइड से बजा है, वायलिन से बजा है। दिस इज बिकॉज साउंड प्रोड्यूसेस बाय फ्लूइड, क्योंकि साउंड जो फ्लूइड से निकला है और वायलिन से निकला डिफर करता है क्वालिटी में, टिम्बर, ठीक है। इट इज द डिफरेंस इन द क्वालिटी, क्वालिटी का ही डिफरेंस है साउंड का, विच इनेबल्स, जो हम लोग इनेबल करता है टू टेल एट वंस, एक बार में, विच इंस्ट्रूमेंट प्लेड द म्यूजिकल साउंड, कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल साउंड प्ले कर रहा है।
और म्यूजिकल नोट। वी कैन नाउ से दैट, हम कह सकते हैं क्वालिटी और टिम्बर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड, वह कैरेक्टरिस्टिक है म्यूजिकल साउंड का विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ द सेम पिच, जो हम लोग को योग्य करता है ये अंतर करने के लिए कि सेम पिच और सेम लाउडनेस का जो साउंड है वो कैसे कैसे पिच के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से अलग है। यानी सेम पिच सेम लाउडनेस लेकिन क्वालिटी अलग अलग, यानी डिफरेंट सिंगर उसको गा रहा है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, फ्लूट। क्या है? फ्लूट है, वायलिन है। साउंड और नोट्स जो प्रोड्यूस होता है दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, फ्लूट और वायलिन से, वो क्वालिटी में अंतर होता है उसका। क्वालिटी और टिम्बर जो है म्यूजिकल साउंड का डिपेंड ऑन द शेप ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव के शेप पर डिपेंड करता है कि वेव कैसा फॉर्म होता है, प्रोड्यूस जो कैसा वो करता है। क्वालिटी या टिम्बर साउंड वेव वेरीज फ्रॉम वन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू अनदर, हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग साउंड वेव का वेव फॉर्म होता है। ठीक है, डिफरेंस इन द क्वालिटी, जो क्वालिटी में अंतर होता है दो म्यूजिकल साउंड का प्रोड्यूस बाय टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकालता है, इज ड्यू टू डिफरेंस इन द शेप ऑफ साउंड वेव्स, ये साउंड वेव के शेप की वजह से होता है। ये साउंड वेव का शेप देख रहे हो, यस ये फ्लूट के द्वारा बजाया गया है, लेकिन ये साउंड वेव का शेप देखो सर। वायलिन के द्वारा बजाया गया, सेम नोट जो है इसमें दिखाई दे रहा है, राइट, इसमें डिफरेंट नोट दिखाई दे रहा है। 62A में जो फिगर है साउंड वेव्स का, प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल नोट प्लेड ऑन द फ्लूट, फ्लूट पे बजा है, एंड 52 में शो किया गया है वेव जो है वो म्यूजिकल नोट प्लेड वायलिन पे है। बोथ दीस साउंड वेव्स हैव द सेम पिच, दोनों के पास सेम पिच है। देखिए तो कहता है बोथ ऑफ दीस साउंड वेव्स हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस, दोनों साउंड जो निकला है उसका सेम पिच है और लाउडनेस सेम है, लेकिन उसका शेप अलग अलग होने की वजह से अलग अलग क्वालिटी है, टिम्बर अलग अलग है। ठीक है, ये जो द साउंड या नोट्स जो होता है जो प्रोड्यूस होता है डिफरेंट सिंगर्स के द्वारा जो वो गाते हैं, इसको अंतर आप कर सकते हैं एक दूसरे से टिम्बर क्वालिटी के हिसाब से। देखिए ये सब सिंगर है ना, कोई दिक्कत? कहते इट शुड बी क्लियर बाय नाउ, अब क्लियर हो गया कि साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे फ्लूट, वायलिन, पियानो, हारमोनियम, क्लैरिनेट, सितार, तानपुरा, ट्रम्पेट, है ना, एटसेट्रा कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर, इसको अलग कर सकते हैं एक दूसरे से। कैसे? क्वालिटी टिम्बर के हिसाब से, इवन इफ दे आर सेम पिच, अगर उनका सेम पिच हो, लाउडनेस हो, तब भी हम लोग क्वालिटी के हिसाब से बता सकते हैं कि ये किससे निकला। सिमिलरली साउंड जो या नोट जो होता है प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, डिफरेंट सिंगर्स के द्वारा, उनके द्वारा जो अलग अलग सिंगर गाते हैं, जैसे कि मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, है ना, किशोर कुमार, कुमार सानू, उदित नारायण, दलेर मेहंदी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इल्ला अरुण, उषा उत्थुप, सुनिधि चौहान, ये सब का अंतर आप कर सकते हैं एक दूसरे से बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी और टिम्बर पे आप अलग अलग कर सकते हैं। वी कैन नाउ रिकॉग्नाइज पर्सन फ्रॉम हिज वॉइस, हम किसी आदमी को उसके वॉइस से ही पहचान लेते हैं बिना उसको देखे, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक क्वालिटी और टिम्बर के हिसाब से उसके वॉइस। म्यूजिकल साउंड जो कि कम्प्लेक्स वेव फॉर्म करता है, राइट, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि इनके अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिक्स्ड विद डिफरेंट हायर फ्रीक्वेंसी, इनका जो म्यूजिकल साउंड है कम्प्लेक्स वेव फॉर्म, जो म्यूजिकल साउंड होता है उनके पास कम्प्लेक्स वेव फॉर्म होता है, अलग अलग वेव का शेप होता है, क्योंकि अंदर इनके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है हायर फ्रीक्वेंसी से मिक्स हो जाता है। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं क्वालिटी और टिम्बर जो होता है म्यूजिकल साउंड का डिपेंड करता है मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो उनके अंदर होता है। अब हम इसको स्टडी हायर क्लासेस में करेंगे, तब तक हम लोग ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन ईयर के बारे में समझने जा रहे हैं। ह्यूमन ईयर इंसानों का कान, द ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन, ये सेंस ऑर्गन है विच हेल्प अस इन हियरिंग साउंड, ये हम लोग का सेंस कराता है क्या कर ना, सुनने का। वी विल नॉट डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, इंसानों के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखेंगे। सिंप्लीफाइड हाईली सिंप्लीफाइड डायग्राम ह्यूमन ईयर का दिखाया गया है फिगर 65 में। कंस्ट्रक्शन ह्यूमन ईयर का, ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट, इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट होता है, एक आउटर ईयर होता है, एक मिडिल ईयर होता है, एक होता है इनर ईयर जो सबसे अंदर का होता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ ईयर विच वी सी आउटसाइड ऑफ द हेड इज कॉल्ड आउटर ईयर, हमारे सर से जो बाहर का पार्ट दिख रहा है इसी को आउटर ईयर कहते हैं। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड पार्ट कॉल्ड पिन्ना, इसके अंदर ये चौड़ा जो पट्टा है कान, ये क्या है, इसको पिन्ना कहते हैं। वो 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, पैसेज होता है, रास्ता है कॉल्ड ईयर कैनाल, है ना, एंड इसे इसके 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा पैसेज है इसके अंदर में, इसको ईयर कैनाल कहते हैं, ये जो कान के अंदर होल गया है, राइट। एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल देखो ये पिन्ना है, ठीक है, ये ईयर कैनाल है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब द एंड ऑफ ईयर कैनाल जब अंत होता है तो उसके अंत पे एक पतला सा इलास्टिक सर्कुलर मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली, इसको ईयर ड्रम कहते हैं, यहाँ पर ड्रम ट्रप कर लगा रहता है। द ईयर ड्रम इज कॉल्ड, इसको टिम्पैनम भी कहते हैं, ईयर ड्रम को टिम्पैनम कहते हैं। द आउटर ईयर कंटेन्स एयर, यहाँ से हवा अंदर जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, द मिडिल ईयर कंटेन्स 3 स्मॉल एंड डेलिकेट बोन्स, ये जो मिडिल ईयर है, ये मिडिल ईयर है, इसके अंदर 3
छोटे छोटे डेलिकेट बोन्स होते हैं। एक होता है हैमर, ये पहला बोन है, ये हैमर है। दूसरा है एनविल, ये एनविल है। और तीसरा क्या है, स्टीरअप, ये स्टीरअप यहाँ से आता है, ठीक है। दीज ईयर बोन्स आर लिंक्ड टू वन अनदर, ये एक दूसरे के साथ लिंक है, ठीक है। वन एंड ऑफ बोन इज कॉल्ड हैमर, एक एंड जो हैमर है वो टच करता है ईयर ड्रम को, सही बात है। एंड इस अदर एंड कनेक्टेड टू द सेकंड बोन, इसका जो अदर एंड है सेकंड बोन से कनेक्टेड है, तो एनविल कहते हैं। द अदर एंड ऑफ एनविल, एनविल का जो अदर एंड है वो किससे कनेक्ट है, स्टीरअप से, थर्ड बोन से। एंड द फ्री एंड ऑफ स्टीरअप, स्टीरअप का जो फ्री एंड है एक ओवल विंडो होता है, इज हेल्ड अगेंस्ट द मेम्ब्रेन, ओवल विंडो ऑफ इनर ईयर, इनर ईयर की ओवल विंडो से वो कनेक्ट रहता है। द मिडिल ईयर ऑल्सो कंटेन्स ईयर, मिडिल ईयर के अंदर भी ईयर रहता है। द लोअर पार्ट ऑफ मिडिल ईयर हैज अ नैरो ट्यूब कॉल्ड स्टैचुएंट ट्यूब, जो लोअर पार्ट होता है किसका, जो मिडिल ईयर का, उसके अंदर एक स्टैचुएंट ट्यूब होता है, गोज टू थ्रोट, ये गला तक जाता है, ठीक है, गोइंग टू थ्रोट। स्टैचुएंट ट्यूब है ना, स्टैचुएंट ट्यूब कनेक्ट्स द मिडिल ईयर, स्टैचुएंट ट्यूब क्या करता है, मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है ना, टू द थ्रोट, गला से। इंश्योर दैट द एयर प्रेशर इनसाइड द मिडिल ईयर, ये क्या करता है, कान के अंदर जो है एयर प्रेशर को मेंटेन करता है, सेम एज दैट ऑन द आउटर साइड, जैसे आउटसाइड होता है उसको इनसाइड की तरफ एयर प्रेशर को मेंटेन करता है। द इनर ईयर हैज अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड कॉक्लिया, सबसे अंदर में जो इनर ईयर है उसके अंदर एक कॉइल की तरह एक ट्यूब होता है जो कॉक्लिया कहते हैं। वन साइड ऑफ कॉक्लिया इज कनेक्टेड टू द मिडिल ईयर, एक साइड जो है कॉक्लिया का मिडिल ईयर से कनेक्ट है ओवल विंडो के पास। दाउ द इलास्टिक मेम्ब्रेन ओवल विंडो, द कॉक्लिया इज फिल्ड विद लिक्विड, कॉक्लिया के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है ना। द लिक्विड प्रेजेंट इन द कॉक्लिया कंटेन्स नर्व सेल, अच्छा इसी लिक्विड के अंदर क्या रहता है अटैच, नर्व सेल अटैच रहता है, जिसको ऑडिटरी नर्व सेल कहते हैं, जो ब्रेन तक जाता है नर्व सेल, ठीक है। सेंसिटिव टू साउंड, जो साउंड के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। द अदर एंड ऑफ कॉक्लिया, कॉक्लिया का जो अदर एंड है कनेक्टेड टू द ऑर्डिनेट नर्व, ये ऑडिटरी नर्व से कनेक्ट रहता है, जो कहा जाता है ब्रेन में। अब हम डिस्क्राइब करते हैं वर्किंग ऑफ ईयर, ईयर कैसे काम करता है। देखिए साउंड वेव्स जो आता है साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से, कोई भी चीज से साउंड निकला, कलेक्ट किया जाता है पिन्ना के द्वारा जो कि आउटर ईयर होता है, ठीक है। दीज साउंड वेव्स पास थ्रू द ईयर कैनाल, फिर ये साउंड वेव्स ईयर कैनाल के द्वारा जाता है और कहाँ फॉल करता है, ईयर ड्रम पे, कहाँ फॉल करता है। साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन, अब साउंड वेव्स के अंदर कंप्रेशन होता है, हाई प्रेशर रीजन होता है, और रेयर फ्रैक्शन होता है, लो प्रेशर रीजन, जानते हो। व्हेन द कंप्रेशन ऑफ साउंड वेव्स स्ट्राइक द ईयर ड्रम, जब कंप्रेशन क्या करता है, ईयर ड्रम पे टकराता है, द प्रेशर ऑन द आउटर ऑफ आउटसाइड ऑफ ईयर ड्रम, तो जो प्रेशर है आउटसाइड ऑफ ईयर ड्रम के इंक्रीजेस एंड पुशेस द ईयर ड्रम इनवर्ड, वो क्या करता है, यहाँ प्रेशर बढ़ता है, इसको अंदर की तरफ पुश करता है। एंड व्हेन द रेयर फ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स फॉल्स ऑन द ईयर ड्रम, जब रेयर फ्रैक्शन इस पे गिरता है, द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ ईयर ड्रम के आउटसाइड जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है, तो ईयर ड्रम जो है कहा जाता है आउटवर्ड, ठीक है। व्हेन द साउंड वेव्स फॉल ऑन द ईयर ड्रम, जब साउंड वेव ईयर ड्रम पे फॉल करता है, द ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, तो ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे रिपीटली तेजी से, ठीक है। द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम, ये जो वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम है कॉजेज ए स्मॉल बोन हैमर टू वाइब्रेट, तो इससे टकराता है स्मॉल बोन हैमर से, हैमर को वाइब्रेट कराता है। फ्रॉम हैमर वाइब्रेशन और पार, हैमर वाइब्रेट करके पास करता है अपना वाइब्रेशन सेकंड बोन एनविल को, एंड फाइनली टू द थर्ड बोन स्टीरअप को, फिर एनविल क्या करता है अपना वाइब्रेशन स्टीरअप को देता है। द वाइब्रेटिंग स्टीरअप स्ट्राइक ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवल विंडो, अभी क्या करता है, ओवल विंडो के मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करता है कौन, स्टीरअप, एंड पासिस इस वाइब्रेशन टू द लिक्विड कॉक्लिया, अब अपना वाइब्रेशन क्या करता है, यहाँ ओवल विंडो अपना जो है वाइब्रेशन लिक्विड को देता है, जो कौन है, कॉक्लिया रखे हुए, ठीक है। अब कहता है ड्यू टू दिस, इसके वजह से द लिक्विड इन द कॉक्लिया बिगिंस टू वाइब्रेट, अब इसके अंदर जो लिक्विड है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। वाइब्रेटिंग लिक्विड ऑफ कॉक्लिया सेट्स अप इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, और जब वाइब्रेटिंग लिक्विड जो है कॉक्लिया के अंदर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इंपल्स छोड़ता है इन नर्व सेल्स, ठीक है ना, जो उसके अंदर प्रेजेंट है। दीज इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है जो कैरी किया जाता है किसके द्वारा, ऑडिटरी नर्व के द्वारा, किसको, ब्रेन को कैरी किया जाता है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स, ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, समझता बुझता है इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इंपल्सेस को साउंड के रूप में, एंड वी गेट द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, और हम लोग को सुनने का अनुभूति होता है, सही बात है। वी हैव जस्ट सीन, हम लोग क्या देखे हैं, ए सेट ऑफ 3 टाइनी बोन्स, 3 टाइनी बोन्स का सेट देखे हैं। वी हैव जस्ट सीन, हम लोग क्या देखे हैं, ए सेट ऑफ 3 टाइनी बोन, छोटा छोटा 3 टाइनी बोन का एक सेट है जो पास करता है साउंड को वाइब्रेशन करने पर ईयर ड्रम से लिक्विड कॉक्लिया के पास, है ना। एक्चुअली ये जो 3 ईयर बोन्स है, हैमर, एनविल और स्टीरअप, एक सिस्टम की तरह एक्ट करता है, सिस्टम ऑफ लेवर्स एंड एम्पलीफाई, और साउंड को स्ट्रॉन्गर बनाता है। द वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम बाय मोर देन 20 टाइम्स, ईयर ड्रम का जो वाइब्रेशन है उसको 20 गुना और बढ़ा देता है। द फंक्शन ऑफ 3 टाइनी बोन्स इन द मिडिल ईयर
इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम द ईयर ड्रम। ये जो फंक्शन है 3 छोटे-छोटे हड्डी का, है ना? मिडिल ईयर का, वो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है स्ट्रेंथ किसके, वाइब्रेशन को, कमिंग फ्रॉम द ईयर ड्रम बिफोर पासिंग देम ऑन टू द इनर ईयर से पासिंग करने से पहले। प्लीज नोट दैट इट इज नेसेसरी टू मेक द साउंड वाइब्रेशन स्ट्रॉन्गर। कहता है कि ये नेसेसरी है साउंड वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्गर बनाना, यानी एम्पलीफाई करना, बिकॉज नर्व सेल्स जो है कॉक्लिया का रिस्पॉन्ड करेगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन को लिक्विड कॉक्लिया के अंदर, ठीक है। यानी लिक्विड कॉक्लिया के अंदर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होगा तभी नर्व सेल उसको डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ब्रेन को इंटरप्रेट कराएगा, ठीक है। वी शुड नॉट पुट एनीथिंग, हम लोग को कुछ नहीं रखना चाहिए, पिन पेंसिल या पेन इनसाइड आवर ईयर्स, हमारे कान के अंदर। दिस इज बिकॉज दे कैन टीयर, ये फाड़ सकता है ईयर ड्रम को। द टीयरिंग ऑफ ईयर ड्रम कैन मेक ए पर्सन डीप, और ईयर ड्रम अगर फट गया तो इंसान जो बहरा हो जाएगा। आवर ईयर्स आर वेरी डेलिकेट ऑर्गेन्स, हमारा कान जो है बहुत ही सूक्ष्म, मतलब बहुत ही कमजोर ऑर्गेन्स है, डेलिकेट मतलब नाजुक अंग है। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर ईयर्स, कानों का सही देखभाल करना चाहिए, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज, इसको डैमेज होने से बचाना चाहिए। देखो ये हेल्दी ईयर ड्रम है और ये डैमेज ईयर ड्रम है, राइट। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका ये चैप्टर जो है क्या हो गया, खत्म हो गया। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज जो है सिलेबस एंड हो गया है। आज कितना तारीख है? 2/3/2025। सिलेबस एंड हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच।